स्प्रिंग के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हमने कल सिलेबस डिस्कस किया था और उसमें मैंने आपको बताया था कि हम राजस्थान का जो सिलेबस है, राजस्थान जीके का जो सिलेबस है, उसको किस किस प्रकार से पढ़ेंगे। मैंने आपको ये भी बताया था कि उसमें हम दो पोर्शन देखेंगे, एक तो राजस्थान की हिस्ट्री वाला पोर्शन देखेंगे और एक राजस्थान के कल्चर वाला पोर्शन देखेंगे। जब हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं वापस, तो हिस्ट्री को, राजस्थान की हिस्ट्री को फिर कई भागों में बांट के पढ़ते हैं। कल वाले वीडियो में मैंने वो भी बताया था आपको कि हम उसमें एक एंशियंट हिस्ट्री पढ़ेंगे, एक मिडिवल हिस्ट्री पढ़ेंगे, एक उसके अंदर मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे। ये भी आपको बताया था कि जो एंशियंट हिस्ट्री होगी उसके अंदर जो अपने प्राचीन काल में राजस्थान के अंदर एंशियंट हिस्ट्री में अपने राजस्थान में कौन कौन सी साइट्स यहाँ पर मिली थी, उनकी जानकारी हम प्राप्त करते हैं। जैसे कालीबंगा हुई, आहड़ थी, अपने यहाँ पे बेराट थी, अपने माध्यमिका से क्या मिला है, नोह से क्या मिला है, रंगमहल से क्या मिला है, वो सारी बातें उसके अंतर्गत अपने पढ़ते हैं। वो जो एंशियंट हिस्ट्री है उसका रिटर्न एविडेंस अपने पास में ज्यादा नहीं है। उसके जो भी एविडेंस अपने को मिले, वो जो पूरा तत्व है, जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस अपने को मिलते हैं, वो मिले अपने को। पर जो अपनी मिडिवल हिस्ट्री है, मिडिवल हिस्ट्री का अपने पास में खूब एक बड़ा सा पोर्शन पड़ा है और इतना ज्यादा रिटर्न एविडेंस उसका मिलता है कि अपनी मिडिवल हिस्ट्री खूब लंबी चौड़ी सी हो जाती है। मैं और अच्छे शब्दों में कहूं तो जब हम एंशियंट इंडिया की हिस्ट्री पढ़ते हैं, प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ते हैं, तो उसमें राजस्थान का नाम भी नहीं आता। गिना चुना इक्का दुक्का जगह, 5-7 जगह कोई उसका नाम आ जाता है, बस इतना खत्म। लेकिन तो मैं उसको दूसरे शब्दों में ये भी बोल सकता हूं कि जब एंशियंट इंडिया पढ़ो, तब यदि राजस्थान को निकाल दो तो भी पार पड़ जाए। पर जब मिडिवल इंडिया पढ़ते हो, मध्यकाल भारत का इतिहास पढ़ते हो, और उसमें से यदि आप राजस्थान वाली हिस्ट्री निकाल देते हो, तो उसके बाद उनके पास कुछ भी नहीं बचता है। कि आप अकबर को बिना राणा प्रताप के नहीं पढ़ सकते, आप औरंगजेब को राज सिंह और दुर्गादास राठौड़ के बिना नहीं पढ़ सकते, आप अलाउद्दीन खिलजी को हमीर, रतन सिंह और कानड़देव सोनगरा के बिना नहीं पढ़ सकते। तो मिडिवल हिस्ट्री है और राजस्थान की खूब रिच है, उसके खूब सारे एविडेंस अपने को मिले। अब उस एविडेंस के आधार पर अपनी जो हिस्ट्री बनती है, तब हमने पाया उसके अंदर कि उसमें अलग अलग देशों का इतिहास है। उन देशों को उस टाइम अपने बोलते थे प्रिंसली स्टेट। आप उनको देश कह दो, आप उनको राज्य कह दो, उस समय के प्रांत कह दो, क्योंकि प्रिंस हुआ करते थे वहां पर, इसलिए उनको आप प्रिंसली स्टेट्स कह दो। अलग अलग डायनेस्टीज हुआ करती थी, कोई गोहिल डायनेस्टी है, कोई राठौर डायनेस्टी है, चौहान डायनेस्टी है, प्रतिहार डायनेस्टी है। अलग अलग डायनेस्टीज का इतिहास पढ़ते हैं। आज हम जो शुरू करेंगे वो उन्हीं डायनेस्टीज का इतिहास हम शुरू करेंगे। आप ज्यादातर लोग जानते होंगे कि अपने राजस्थान में जब भी डायनेस्टीज की बात आती है, जब भी प्रिंसली स्टेट की बात आती है, तो सबसे बड़ा प्रिंसली स्टेट या जो सबसे अच्छे इतिहास वाला जो प्रिंसली स्टेट्स है, वो यदि कोई माना जाए तो अपने दिमाग में स्वतः मेवाड़ का नाम आ जाता है। और हमें कुंभा, सांगा, प्रताप, ऐसे खूब सारे नाम हैं जिनसे हम फेमिलियर होते हैं, जिनके बारे में हमने तीसरी क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक कुछ ना कुछ, कोई ना कोई भाग उनका किसी ना किसी रूप के अंदर पढ़ा हुआ होता है। इसलिए चूंकि हम उससे फेमिलियर है, चूंकि वो थोड़ा लंबा चौड़ा सा इतिहास है, थोड़ा ज्यादा इतिहास है, तो वहां से हम शुरू करते हैं। एक मिडिवल हिस्ट्री शुरू करने का एक दूसरा बड़ा रीजन ये और है कि अपनी जो कल्चर पूरी है वो मिडिवल हिस्ट्री पे डिपेंड करती है। कि भाई कल्चर में क्या आएगा, कल हमने बताया था कि कल्चर के अंदर क्या आएगा, तो कल्चर में फोर्ट्स किसने बनवाए, टेम्पल्स किसने बनवाए, उनके आर्किटेक्चर क्या है, पेंटिंग्स किसने बनवाई, हैंडीक्राफ्ट्स का विकास कैसे कैसे हुआ था, इन सब चीजों के बारे में पढ़ते हैं। ये सब राजस्थान में किसने करवाया, सारा राजा महाराजाओं ने करवाया। राजा महाराजाओं की हिस्ट्री किसमें पढ़ते हैं, तो मिडिवल के अंदर पढ़ते हैं। तो वो जो हिस्ट्री कल्चर वाला पोर्शन जो हिस्ट्री से जुड़ के पढ़ा जाता है, वो मिडिवल के अंदर ही आता है। इसलिए ये जब हम पढ़ेंगे तो इससे कल्चर पढ़ने में भी हमको मदद मिलेगी। तो यहाँ पर खूब सारी चीजें हम देखेंगे। तो आज जो हम हिस्ट्री देखेंगे वो मेवाड़ की हिस्ट्री देखेंगे, मेवाड़ का इतिहास हम देखेंगे। अब मेवाड़ के इतिहास में हम बात करते हैं कि इसमें क्या था क्या नहीं था। तो मेवाड़ के इतिहास में तो सबसे पहले तो जब कोई एक मैं वर्ड बोलता हूं, कि मैंने एक वर्ड बोला मेवाड़, आपके दिमाग में ऐसा होता है, एक चीज आती है कि मेवाड़ क्या, आखिर राजस्थान का वो कौन सा भूभाग है जिसे हम मेवाड़ कह सकते। सामान्यतः मैं जब आपसे पूछ लूं तो आपके दिमाग में आएगा कि सर चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ का आसपास का जो इलाका था वो मेवाड़ हुआ करता था एग्जैक्टली। और आपको मैं डीप में जाके पूछूंगा नहीं यार और बताओ थोड़ा, तो आप कहोगे सर उदयपुर, उदयपुर वाला और मान लो। आप में से कोई मेवाड़ का होगा तो वो कहेगा नहीं यार हमारे तो राजसमंद भी उसी के अंदर आया करता था, हम भीलवाड़ा को भी उसी के अंदर शामिल कर लेते हैं। फिर कोई कहेगा कि सर जो प्रतापगढ़ है वो तो चित्तौड़गढ़ से टूट के ही तो बना, चित्तौड़गढ़ की कुछ तहसीलें उसके अंदर डाली गई थी, उदयपुर की कुछ तहसीलें डाली गई थी उसके अंदर, तो उसको भी शामिल कर लो, तो हम उसको भी शामिल कर सकते हैं। कुल मिला के जो अपने दक्षिणी राजस्थान के ये कुछ जिले हैं, इनको हम मेवाड़ के अंदर शामिल कर सकते हैं। तो कौन कौन से जिले, तो वो जब जिले देखेंगे तो जो हमने बोले यही जिले, कि आप उसके अंदर चित्तौड़ ले सकते हो, आप उसमें उदयपुर लीजिए,
राजसमंद, भीलवाड़ा और प्रतापगढ़। ये वाला जो भूभाग था ये अपने मेवाड़ के अंदर आया करता था। आप आगे देखेंगे भी कि जब तक हमारे मेवाड़ की क्लासेज चलेगी तब तक कोई भी जो स्थान आएगा वो इन जिलों से संबंधित होगा। हिस्ट्री में सबसे बड़ी समस्या है कि जब भी कोई जगह आती है, जब भी कोई युद्ध आता है, जब भी कोई राजा का एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है, हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है कि ये जगह है कहाँ, ये जो काम हुआ था ये कब हुआ था। मतलब दो चीजें, एक तो कहाँ वाला और एक कब वाली चीज होती है। तो आप नोटिस करना कि मेवाड़ की जब हम बात करेंगे तो कहाँ की मैं जब भी बात करूंगा कि ये जगह कहाँ पे है, तो या चित्तौड़ में होगी, या उदयपुर में होगी, या राजसमंद में होगी, या भीलवाड़ा में होगी, या प्रतापगढ़ के अंदर होगी। ये मेवाड़ का बड़ा बड़ा सा पोर्शन है। ये बात बताने के पीछे एक लॉजिक और थोड़ा सा ध्यान रखना। जब मेवाड़ बताओ तो अक्सर हम क्या करते हैं कि जो पश्चिमी राजस्थान के लोग होते हैं या जो पूर्वी राजस्थान वाले होते हैं, हम ज्यादातर दक्षिण राजस्थान के बारे में जानते नहीं, या जो दक्षिण वाले हैं वो पूर्व के बारे में थोड़ा कम जानते, सीधी सी बात। तो हमसे किसी से पूछा जाएगा यार मेवाड़ में क्या आता है, और स्टूडेंट अपनी रो में बताना शुरू करता है और कहते सर उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, खूब ही आगे निकल जाता है। बस वो थोड़ा ध्यान रहे कि डूंगरपुर बांसवाड़ा को इसके अंदर शामिल मत करना, ये वाला पोर्शन अलग से अपना। हम जब डूंगरपुर बांसवाड़ा पढ़ेंगे अलग से तो मैं इनके बारे में और बता दूंगा, पर डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला जो पोर्शन है, मैं अभी थोड़ी सी बात करूं तो इसको अपने राजस्थान में एक अलग टर्म बोलते हैं, इसको बोलते हैं वागड़। याद रखना, आगे खूब सारा काम आएगा। कई जगह ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वागड़ में कौन कौन से क्षेत्र शामिल होते हैं, तो वागड़ में डूंगरपुर और बांसवाड़ा शामिल होते हैं। हम आगे और पढ़ेंगे कि वागड़ी भाषा कहाँ बोली जाती है, तो जो वागड़ होगा उसी के अंदर वागड़ी भाषा होगी। तो वागड़ी भाषा कहाँ होगी, तो डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर होगी। अब जब आप ज्योग्राफी राजस्थान की और पढ़ लोगे या राजस्थान का जब मैप देखोगे तो आप वापस नोटिस करोगे कि ये डूंगरपुर बांसवाड़ा किसके पास में लगता है, तो उधर गुजरात के पास में लगता है। अब कोई आपसे पूछ ले कि राजस्थान की कौन सी बोली पे, राजस्थान की कौन सी डायलेक्ट ऐसी है जिसपे गुजराती इन्फ्लुएंस दिखाई देता है, तो गुजराती इन्फ्लुएंस किस पे दिखाई देगा, तो जो गुजरात के नजदीक है, गुजरात के नजदीक क्या वागड़, तो वागड़ी पे दिखाई देगा अपने आप में। तो खूब सारी चीजें एक दूसरे से रिलेट होकर पढ़ी जाती है। कहने का मतलब इतना है कि डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला क्षेत्र अलग से वागड़ है, बाकी जो अपने दक्षिणी राजस्थान वाले जिले हैं, ये जो बेसिकली मैंने 5 जिले बताए, इनको आप किसके अंदर मान सकते हो, तो इनको आप मेवाड़ के अंदर मान सकते हो। हालांकि प्रतापगढ़ के अंदर बांसवाड़ा की भी कुछ तहसीलें जो थी वो इसमें शामिल की गई थी, फिर भी बड़े बड़े तौर पर प्रतापगढ़ का जो हिस्सा है वो सामान्यतः मेवाड़ का पार्ट माना जाता था। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है, लिखा हुआ है कि ज्योग्राफिकल एक्सपांशन कि राजस्थान का कौन कौन सा एरिया इसके अंदर शामिल होता है। हम और इसको बाकायदा मैप से देख लेते हैं कि कौन सा एरिया शामिल होता है। तो हम जब मैप से भी इसको देखेंगे तो आप ये देख सकते हो, लिखा हुआ है फॉर्मर प्रिंसली स्टेट ऑफ मेवाड़, कि मेवाड़ के प्रिंसली स्टेट में क्या क्या शामिल होता था। देख लो आप, इधर लिखा हुआ है आपके भीलवाड़ा, भीलवाड़ा लिखा हुआ है, ये आपका राजसमंद, ये आपका उदयपुर, और ये चित्तौड़गढ़, और ये प्रतापगढ़, ये वाला इलाका। आप और देखेंगे इंडिया का मैप था, इंडिया में से राजस्थान, राजस्थान में से यहां से ये मैप उठाया हुआ, इसका मतलब दक्षिण की बात कर रहा है। तो ये दक्षिण का राजस्थान, भारत, भारत के अंदर अपना राजस्थान, राजस्थान में दक्षिण का राजस्थान, दक्षिण के राजस्थान की ये बेसिकली जो 5 डिस्ट्रिक्ट है, इनको हम किसके अंदर शामिल कर सकते हैं, तो मेवाड़ के अंदर शामिल कर सकते हैं। तो ये थोड़ी सी बातें ध्यान रखना। कोई सिंपल पूछे कि मेवाड़ कहाँ कहाँ पर है, नहीं भी पूछे तो भी अपने को पता रहे। और फिर मैं एक और बात बताऊं, राजस्थान जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अक्सर कई सब्जेक्ट में आप यूं पढ़ोगे कि ये तो यार प्री में आता है, मेंस में नहीं आएगा, या ये मेंस में आता है, प्री में नहीं आएगा। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके प्री में आता है, मेंस में आता है, इंटरव्यू तक पीछा नहीं छोड़ता, और इंटरव्यू में तो सबसे अधिक पूछा ही जाता है। रीजन भी है उसका, अपने आरपीसी के अंदर जो भी कोई मेंबर बैठेगा वो आपसे चाहेगा कि आप राजस्थान के भूभाग से तो कम से कम परिचित हो, या पूरे राजस्थान से नहीं तो कम से कम आप जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हो उससे तो परिचित हो। और क्योंकि मेवाड़ अपने राजस्थान के अंदर हिस्टोरिकली ज्यादा रिच रहा है, इसलिए मेवाड़ की हिस्ट्री ज्यादा पूछी जाती है। इसलिए कोई उठा के आपसे वहां से मेवाड़ की क्वेश्चन पूछ लेगा, मेवाड़ का क्षेत्र पूछ लेगा, उसका ज्योग्राफिकल एक्सपांशन पूछ लेगा, ये क्षेत्र कौन से आते थे कौन से नहीं आते थे ये पूछ लेगा। तो सारी बातें अपने को पता होनी चाहिए, मैंने बता दिया आपको इसकी। चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं अपने। इसमें जब आगे अपने बढ़ेंगे तो आगे इसके अंदर लिखा हुआ था कि मेवाड़ के प्राचीन नाम, एंशिएंट नेम्स ऑफ मेवाड़। तो बात है कि क्या आज जिसको हम मेवाड़ कहते हैं इसको पहले भी मेवाड़ी बोलते थे, या पहले कुछ और नाम हुआ करता था। ये वाला क्वेश्चन बनता है, खूब बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो कहा कि नहीं साहब, पहले इसको मेवाड़ नहीं बोलते थे, तो क्या कहते थे कि पहले इसका नाम हुआ करता था मेदपाट। मेदपाट नाम था इसका, और मेदपाट का अपभ्रंश होते होते धीरे धीरे मेवाड़ बन गया।
तो कहा भाई मेद पाठ कैसे पड़ा? अब फिर इसमें खूब सारी अलग अलग थ्योरी है। कोई कहता है कि यहाँ पे कोई मेर जाति आई थी, वो रहती थी, उसकी वजह से ये मेद पाठ पड़ गया। कोई कहता है कि नहीं एग्जैक्टली वो मेद ही थे। कोई कहता है कि नहीं वो मेव थे, मेव थे, मेव से मेवाड़ हुआ है। कोई कहता मेद थे, मेद से मेद पाठ हुआ है, या वो मेर थे और मेर से मेद है, मेद से ये मेद पाठ बना है अपने आप को। अलग अलग चीजें। अपने याद रखने वाली बात ही थी कि इसका एक पुराना नाम क्या हुआ करता था, तो मेद पाठ हुआ करता था। आज भी आप नोटिस यदि करोगे तो अपने मेवाड़ का एक पार्ट है जिसको हम मेवल बोलते हैं, अजमेर का एक पार्ट है जिसको हम मेरवाड़ा कहते हैं। तो मेरवाड़ा, मेवल, मेवाड़ कहीं ना कहीं किसी ना किसी जाति से संबंधित तो रहे थे। तो अपने याद रखने वाली बात है कि इसको पूर्व प्राचीन काल में क्या बोलते थे, मेद पाठ। चूंकि यह पठारी क्षेत्र था इसलिए इसका एक नाम और मिलता है, प्रागवाट। ये भी याद रखना, जब हम इसके एंशिएंट नेम पढ़ेंगे तो एक तो एंशिएंट नेम इसका क्या मिल रहा है अपने को, मेद पाठ मिल रहा है, और एक एंशिएंट नेम इसका क्या मिल रहा है अपने को, प्रागवाट, इसका एंशिएंट नेम मिल रहा है। एक नाम और मिलता है अपने को, इसका एक नाम मिलता है अपने को सिवी जनपद। मैं जब आगे हम एंशिएंट राजस्थान पढ़ेंगे तब इसके बारे में और खूब सारी बातें पढ़ेंगे एंशिएंट राजस्थान में, और तब हम देखेंगे कि इसको सीवी जनपद क्यों कहते थे। ऐसा कहते हैं कि सिकंदर का जब आक्रमण हुआ था उस समय जो पंजाब में कई जनजातियां थी, जैसे एक जनजाति थी सीवी, एक जनजाति थी मालव, एक जनजाति थी योद्धे। वो जब सिकंदर वाले आक्रमणों से वहां पर तित्र बित्र हो गए थे, वहां का जनजीवन असामान्य हो गया था, एबनॉर्मल हो गया था, वहां पर नॉर्मल लाइफ इतनी नहीं चल रही थी। वो जहां पर थे वहां से कहीं ना कहीं डर के उनका सिस्टम उतना मजबूत नहीं रह पाया वहां पे, तो वो पंजाब से नीचे की तरफ उतरे। अब पंजाब से नीचे उतरेंगे तो कहां पे, राजस्थान। तो आपको योद्धे, मालव और सीवी तीनों राजस्थान के अंदर दिखते हैं। तो कहते हैं भाई ये सीवी जो जाति थी वो इस क्षेत्र के अंदर आके बस गई थी, इसलिए इसका नाम सीवी जनपद है। हम आगे पढ़ेंगे तब और देखेंगे कि बाकायदा हमें नगरी या माध्यमिका नाम की जगह जहां से सिक्के मिले और उन सिक्कों पर सीवी जनपद का नाम लिखा हुआ मिलता है। तो सिंपल क्वेश्चन ये बनता है आपका कि आपसे कोई पूछे कि जो सीवी जनपद था वो राजस्थान का कौन सा भूभाग कहलाता था, तो मेवाड़। या कोई घुमा के इसको पूछे वो कहे कि मेवाड़ में कौन सा जनपद हुआ करता था, तो सीवी जनपद हुआ करता था। कुल मिला के 3 एंशिएंट नेम याद रखने उनके अपने। तो क्या क्या नाम हुए, एक नाम हुआ उसका मेदपाठ, एक नाम हुआ उसका प्रागवाट, और एक नाम हुआ उसका सीवी जनपद। मैंने तीनों बता दिया आपको, ऐसा तीनों क्यों क्यों कहा जाता है। तो ये सामान्य मेवाड़ के बारे में जानकारी, मेवाड़ कहां कहां पर है और मेवाड़ के पुराने नाम क्या क्या हुआ करते थे, हमने मैप के अंदर भी इसको देख लिया। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं अपने। अब और आगे क्या जानकारी है अपने पास में, इसके बाद में अपने पास जो अगली जानकारी है, अगला ये आया कि गुहिल वंश, गुहिल डायनेस्टी। कि डायनेस्टी कहने का मतलब, वंश करने का मतलब हुआ कि मैंने कहा कि रियासत, रियासत का मतलब राजा, तो राजा का कोई ना कोई एक डायनेस्टी होती है, कोई ना कोई एक वंश होता है। तो कौन से वंश के थे, कौन सी डायनेस्टी के थे, तो फिर किसी ने कहा कि जो मेवाड़ वाले राजा थे वो गुहिल वंश के थे, गुहिल वंश के लोग हुआ करते थे। तो एक तो सिंपल सी ये क्वेश्चन बन गया अपने आप में कि गुहिल वंश का राजस्थान में अधिकार कहां पे था, तो हम कह देंगे मेवाड़ में था। या कोई पूछे मेवाड़ में कौन से राजवंश का शासन था, तो हम कहेंगे गुहिल डायनेस्टी थी। पर फिर इसके बारे में बात है, ये कौन थे गुहिल, कहां से आए थे, खूब सारी थ्योरीज, खूब सारी कहानियां, इतिहास अपने आप में कहानियों का विषय है। खूब इतिहासकार अपने अपने तरीके से दिमाग लगाते हैं, वो अलग अलग बातें बताते हैं। हम अक्सर कंपटीशन की तैयारी करने वाले जो होते हैं वो उसमें से निचोड़ सा निकालते हैं और उस निचोड़ को निकाल के पढ़ लेते हैं। हालांकि उसके पीछे की एक माथापच्ची बहुत बड़ी होती है, खूब अलग अलग सी थ्योरियां होती है। जैसे गुहिल के बारे में जेम्सटोड जो एक थ्योरी दे के गया, जेम्सटोड एक थ्योरी दी, और जेम्सटोड ने कहा कि गुजरात के अंदर एक जगह पड़ती थी वल्लभी, और वल्लभी में कोई राजा हुआ करते थे शिलादित्य। शिलादित्य नाम करके राजा हुआ करते थे, और उन शिलादित्य की एक रानी हुआ करती थी, उन रानी का नाम था पुष्पावती। कहते हैं कि पुष्पावती एक बार मेवाड़ साइड के अंदर माँ अम्बा की पूजा के लिए यहाँ पर आए हुए थे, और जब पुष्पावती यहाँ से वापस जा रहे थे तब रास्ते के अंदर उनको एक ब्राह्मण मिला और उसने कहा कि आप वापस वल्लभी मत जाना, आपके राज्य पर, आपके पति के राज्य पर दुश्मनों ने आक्रमण कर दिया है, आपके पतिदेव उसके अंदर हार गए, और जो वो लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए, उनकी जो अन्य रानियां थी वो उनके साथ में सती हो गई है, अब केवल आप ही बचे हो। रानी ने कहा कि जब मेरे पति वीरगति को प्राप्त हो गए, अन्य रानियां सती हो गई, तो फिर मैं क्यों रहूं, मुझे भी उनके साथ में सती हो जाना चाहिए। पर कहते हैं वो उस समय प्रेग्नेंट थे, और प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए कहा जाता है कि उनको सती नहीं किया जाता।
तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपके तो घर में बच्चा है और आपको इस प्रकार से सती नहीं किया जा सकता, इसलिए आपको रुकना पड़ेगा। तो कहते हैं कि बाद में उन्होंने बच्चे को जन्म दिया, और बच्चे को जन्म देने के बाद में उन ब्राह्मणों को उन्होंने बच्चा सौंप दिया, करे विजयादित्य नाम करके कोई ब्राह्मण था, उसको सौंप दिया, उसका आगे तुम इसका पालन पोषण करना। उसके बाद में वो सती हो गए थे। और चूंकि डर लगा उन ब्राह्मणों को भी कि कहीं दुश्मन आके इस बच्चे को भी नहीं ले जाए, इसलिए कहते हैं कि उसका एक गुफा के अंदर रखा गया, गुफा में उसका पालन पोषण किया गया। अब कहानी आई कि गुफा में रखा गया, इसलिए बच्चे का नाम था गुहादित्य। और गुहादित्य नाम से धीरे धीरे हमने उसको बना दिया गुहिल। गुहादित्य हुआ, किसी ने कहा केवल गुहा ही था, किसी ने कहा गुहा दत्त था, और धीरे धीरे उसको गुहिल बना दिया गया। कभी कोई इस कहानी से उठा क्वेश्चन पूछ लेगी, राजस्थान के कौन से राजा के बारे में ऐसा कहा जाता है कि उसका पालन पोषण गुफा में किया गया, उसका जन्म एक गुफा केव केव जो होती है, गुफा जो होती है उसके अंदर हुआ था। तो थोड़ा ध्यान रखना, हालांकि थ्योरी है, सच्चाइयां इस बात में नहीं है, लेकिन फिर भी एक किसी बंदे ने ऐसी थ्योरी दी थी कि इसकी वजह से कुछ ऐसा हुआ होगा। तो कहा कि भाई ये गोहिल जो था ये वल्लभी वालों से संबंधित था, और ये ब्राह्मण वाली थ्योरी और निकल के आ गया अपने आप कि ब्राह्मणों ने पालन पोषण किया। तो कई लोगों ने बाद में कहना शुरू कर दिया कि ये ब्राह्मण थे, कईयों ने कहा कि ये वल्लभी से आए हुए थे। हालांकि बाद में जब अभिलेखन अपने को मिले तब इसके अंदर एक गुजरात की एक जगह का नाम हो रहा है आनंदपुर, या जिसको कहते हैं वड़नगर। तो कईयों ने कहा कि नहीं साहब, ये वहां के नहीं थे, वल्लभी के नहीं थे, ये आनंदपुर के वड़नगर के थे। तो ये भी इनके बारे में एक थ्योरी दी जाती है कि ये वहां से आए होंगे। अबुल फजल एक नई थ्योरी देता है। अबुल फजल कहता है कि नहीं, ये जो गोहिल थे ये तो ईरान का एक राजा हुआ था, नौशेरवां खां। और वो जो नौशेरवां खां आदिल नाम का एक राजा था और उसके वंशज। ये वाला थोड़ा अलग सा याद रख लेना, ब्राह्मण वाला तो आपके सबके याद ही रहता है कि अब किसने कहा था कि जो गोहिल थे वो ईरान के राजा नौशेरवां खां आदिल के वंशज थे, उसके डिसेंडेंट थे। तो ऐसा कहने वाला जो आदमी था अबुल फजल, नाम सुना होगा आपने, अकबर के दरबार का एक मुख्य इतिहासकार था अबुल फजल, उसने ऐसा कहा था। तो ये तो इसके नाम के पीछे की ऐसी कहानियां है कि अलग अलग लोगों ने छोड़ी दी। तो ये थोड़ा सा याद रखने वाली बात है। तो गुफा वाली बात याद रखने वाली, एक ये वल्लभी जमस्टोड वाला कि वो वल्लभी के राजा शिलादित्य और पुष्पावती का बेटा माना जाता है। और अबुल फजल ये कहता है कि ये नौशेरवां खां आदिल थे जो कि ईरान के राजा थे, और जो गोहिल है ये उनके वंशज, वहां से ये लोग इधर आए थे। पर सारी अलग अलग थ्योरीज है, इस बारे में कोई सच्चाई सीधी सीधी सी नहीं है। अब इसमें और चीजें बताता हूं मैं आपको थोड़ी। अब जब इस गोहिल डायनेस्टी को हम देखते हैं, मेवाड़ के संदर्भ में देखते हैं कि यार पीछे वाला छोड़ो, अपने को तो ये बताओ यार कि मेवाड़ के अंदर जब रहे थे, कब आए थे, क्या किया था इन्होंने, उन बातों को तो पता चले। आगे वाली बातें तो पता है, गोहिल का पीछे का नहीं पता होगा अपने को बोले। तब हम इसके बारे में कहते हैं कि ये सूर्यवंशी राजा थे, क्योंकि आगे के इनके जो भी अभिलेख मिले हैं उसके अंदर इन्होंने खुद को सूर्यवंशी हिंदू गाया। अपने यहाँ पे ये भी एक विशेषता थी, अपने राजा महाराजा खुद को या तो सूर्य से जोड़ते थे या चंद्रमा से जोड़ते थे, इसलिए या तो कोई सूर्यवंशी मिलेगा या चंद्रवंशी मिलेगा। और ऐसा राजा महाराजा उनमें सामान्य लोग, आप भी घर से पूछ लोगे, दादाजी दादी से पूछोगे कि अपना वंश कौन सा है, तो आपको बता देंगे या तो सूर्यवंशी कहेंगे या वो चंद्रवंशी कहेंगे। ऐसा सबके साथ माइथोलॉजी के साथ चीजें जुड़ी हुई, हिस्ट्री अपने आप में इन्होंने भी जोड़ दी। तो ये सूर्यवंशी हिंदू जेम्सटोड ने, और एक अपने आगे पढ़ेंगे जोधपुर के अपने इतिहासकार हुए थे मुहणोत नैणसी, इन दोनों ने कहा कि जो गोहिल वंश था, इस गोहिल वंश की 24 ब्रांचेस थी, 24 शाखाएं थी। कितनी ब्रांच थी ये याद रखने वाली बात है। कोई पूछ ले कि गोहिल वंश की कितनी शाखाएं थी, तो 24 शाखाएं हुई थी इसकी। टोड भी 24 शाखाओं के नाम बताता है, नैणसी भी 24 शाखाओं के नाम बताता है। अपने ये याद रहे नहीं रहे, किसने बताया, ये याद रखना कि गोहिल वंश की शाखाएं थी कितनी, तो कितनी शाखाएं थी, तो उनकी 24 शाखाएं थी। अलग अलग जगह इन्होंने राज किया। जैसे हम आगे पढ़ेंगे धीरे धीरे, हम पढ़ रहे हैं मेवाड़ में जिनका राज था, मैं आगे बताऊंगा आपको। वागड़ मैंने अभी बताया था, वागड़ में क्या आता है, डूंगरपुर बांसवाड़ा, इसके अंदर भी इनका राज रहा था। हम आगे और पढ़ेंगे इनके बारे में कि अपने जयपुर के पास में एक जगह पड़ती है चाकसू, तो इस चाकसू को पहले बोलते थे चाटसू, यहां पर भी इनका शासन रहा है। कोई गुजरात में कोई जगह पड़ती है कल्याणपुर, वहां पर भी इनका शासन रहा है। ऐसे करके हम शिवाजी तक को, महाराष्ट्र कहते हैं शिवाजी भी गोहिल थे। आगे हम और पढ़ेंगे कि नेपाल के जो राजा थे वो गोहिल थे। तो मतलब देश में नहीं, देश के बाहर भी गोहिल वंश का अधिकार रहा था। ऐसे करके कहते हैं कि 24 ब्रांचेज, 24 ब्रांचेज ने राज्य किया था।
तो कोई पूछ ले भाई गुहिल वंश की कितनी शाखाएं थी, तो गुहिल वंश की कितनी शाखाएं थी, तो 24 शाखाएं थी, जिन्होंने अलग अलग जगह पे राज किया था। थे कौन ये, तो ये सूर्यवंशी हिंदू थे। और 24 शाखाओं का वर्णन कौन करता है इनके, तो टोड और जो नैंसी है वो इनकी 24 शाखाओं का वर्णन करते हैं। अब बात आई कि ये कब हुआ था गुहिल, कौन सा टाइम पीरियड था जब ये गुहिल हुआ था, तो यार ये तो पता ही नहीं चल रहा कि कब हुआ था कब नहीं हुआ था। फिर वापस अपने गौरीशंकर हीराचंद ओझा अपने राजस्थान के एक बड़े इतिहासकार हुए हैं, उनको एक अभिलेख मिला, सामोली अभिलेख। सिक्स 46 एडी का एक अभिलेख मिलता है सामोली, उदयपुर के अंदर जगह पड़ती है। सामोली अभिलेख नाम की एक चीज मिली, 646 ईस्वी का। ओझा जी ने कहा कि जब उसको पढ़ा तो पता चला कि वो किसी शिलादित्य नाम के राजा का है। शिलादित्य कौन था, का शिलादित्य गुहिल का 5वां वंशज था। कि गुहिल हुआ, गुहिल के बाद में जो राजा हुआ वो राजा हो गया भोज, भोज के बाद में जो राजा हुआ वो राजा था महेंद्र, महेंद्र के बाद में जो राजा हुआ वो था नाग, और नाग के बाद में जो 5वां राजा हुआ था वो था शिलादित्य। और शिलादित्य का सन कौन सा ठहर रहा है, का 646, ये इसके अंदर हुआ था। अब फिर इतिहासकारों का अपने अपने हिसाब से वो बातें करते हैं, और वो कहते हैं कि यदि 5वें वाला 646 में था तो एक राजा ने कम से कम 20 साल तो शासन किया होगा, तो इनके 20-20 साल पीछे घटा लो, तो ये 20-20 साल घटाने शुरू किए। तो कहा नाग का शासन क्या रहा होगा अपने आप में, तो कहा इसका 626 के आसपास रहा होगा। महेंद्र में गए, इसका क्या रहा होगा, कहा 606 के आसपास में रहा होगा। भोज में गए, इसका क्या रहा होगा, तो कहा 586 586 रहा होगा। तो गुहिल में गए कि क्या रहा होगा, तो कहा 566 566 ईस्वी के अंदर इसका रहा होगा। तब से हमारे एक वो सिस्टम बन गया, हम पढ़ते हैं कि गुहिल वंश की स्थापना कब हुई, तो हम कह देते हैं कि 566 ईस्वी के अंदर हुई। ये तो याद रखना ही है, अब दिमाग में रखना, पूछे भले ही नहीं पूछे, पर आपको कोई पूछ ले कि भाई तेरे क्या पता 566 के अंदर ही था, तू कैसे बता सकता है, तब आपने कहना भाई साहब सामोली वाला जो अभिलेख है वो किसी शिलादित्य नाम के राजा का है, और वो जो शिलादित्य है वो गुहिल का 5वां वंशज है, वो यदि 646 में, और एक राजा का टाइम पीरियड यदि 20 साल मान लिया जाए, तो पीछे पीछे जब हम जाएंगे तो गुहिल का जो टाइम पीरियड होगा वो 566 ईस्वी आएगा। हालांकि ओझा जी ने इससे एक बात और की, ओझा जी ने कहा कि वो टोड वाली जो थ्योरी वो झूठी है, वो जो कहता है वल्लभी का राजा था शिलादित्य, कोई वल्लभी में ऐसा शिलादित्य नाम का उस टाइम में राजा ही नहीं था, और शिलादित्य नाम का जो राजा हुआ वो वास्तव में गुहिल की 5वीं पीढ़ी के अंदर जाके हुआ। पर इन गुहिलों का पहला कोई अभिलेख मिला है तो शिलादित्य का ही मिला, इसलिए शिलादित्य थोड़ा ज्यादा पॉपुलर हुआ, और शिलादित्य पॉपुलर हुआ इसलिए इन लोगों ने शिलादित्य को थोड़ा बड़ा राजा बना के शिलादित्य की पीढ़ी के अंदर गुहिल कर दिया। उनका नहीं साहब, गुहिल पहले हुआ था और गुहिल की पीढ़ी के अंदर शिलादित्य हुआ था। तो ये सामोली अभिलेख अपने थोड़ी सी बातें याद रखना। पर अब जब सामोली अभिलेख की बात, एक तो ये, तो आपको ये पूछ ले, क्वेश्चन ये बने आपको कि गुहिल डायनेस्टी का टाइम पीरियड डिसाइड करने में कौन से अभिलेख का स्थान है, इंस्क्रिप्शन कौन सा इंस्क्रिप्शन उसमें काम आ सकता है, तो अपने याद रखना कि सामोली अभिलेख का मतलब सिंपल सा, किसी बाटे के ऊपर कुछ लिखवा दिया करते थे तो वो अपने आप में अभिलेख हो जाया करता था। इसी को आप शिलालेख भी कह सकते हो, रॉक एडिक्ट भी कह सकते हो, पत्थर पत्थर पे लिखा हुआ है तो शिलालेख का दो आपके, तो ये सामोली अभिलेख। अब चूंकि बात ही आ गई, वैसे तो हम अभिलेख और पढ़ेंगे, अलग से और पढ़ेंगे, जब बात आ गई तो मैं और बता दूंगी इसमें लिखा हुआ क्या। तो इसके अंदर लिखवाने वाले ने लिखा, इस लिखा इस समय धरती पर शिलादित्य नाम का जो राजा है वो रह रहा है। फिर उसने आगे लिखा कि वहां पर पास में कोई जगह थी वटनगर, याद रखना पहले वाला मैंने बड़नगर बताया था, ये वटनगर नाम है, सिरोही के अंदर जो अपने जिसको आजकल हम बसंतगढ़ कहते हैं उसकी बात है कि वटनगर नाम की एक जगह थी, और यहाँ पे वटनगर के अंदर यहाँ पर एक महाजनों का समुदाय रहता था। महाजन मतलब बनिए, तो उनकी कम्युनिटी रहा करती थी, और वो लोग वहां से वटनगर से यहाँ पर आ गए थे, मेवाड़ के अंदर आ गए थे। और मेवाड़ के अंदर आने के बाद ये जो महाजन समुदाय था, इसका जो प्रमुख था, इसका जो चीफ था, इसका जो हेड था, ये तो कोई भी जो ये यूनियंस होती थी इनके जो हेड हुआ करते थे उनको बोलते थे महतर, बड़ा आदमी मतलब महतर, और इसका जो महतर था उसका नाम था जंतक। और कहते हैं उस जंतक नाम के महतर ने अपने महाजन समुदाय जो था उसकी आज्ञा ली, और उसकी आज्ञा लेके यहां पर एक मंदिर बनवाया, अरण्यवासिनी। अब कहते हैं, हम कहते हैं अरण्यवासिनी कौन, तो हम कहते हैं आज जिसको हम जावर माता कहते हैं,
ये अरण्यवासिनी। तो अरण्यवासिनी देवी के मंदिर की जानकारी या जावर माता के मंदिर की जानकारी कौन सा अभिलेख देता है? तो सामूली अभिलेख देता है। और बताया हुआ कि मंदिर बहुत बड़ा था, वो तो इतना बड़ा मंदिर था, इतना प्रसिद्ध मंदिर था कि 18 प्रकार के तो गायक रहते थे, गाने बजाने वाले, कोई ताल मंजीरा झंझर खड़काने वाले कोई लोग थे, तो 18 प्रकार के थे। बड़े बड़े धनी लोग इस मंदिर के अंदर आया करते थे, ये बात और बताई। और फिर ये बताया हुआ कि जिस दिन मंदिर की प्रतिष्ठा वगैरह कर रहे थे और उस दिन जनता को लगा कि यार अपनी जिंदगी का महत्व समाप्त हो गया, जितने काम करने थे कर दिया, माता जी का मंदिर बनवा दिया, अब ये दुनिया ये महफिल अपने काम की नहीं है। और कहते हैं कि उसने एक देवबुक नाम के स्थान पर, अब ये स्थान एग्जैक्टली कौन सा है भगवान जाने, वो अभिलेख में क्या बताना चाह रहे हैं। और वहां पर उसने अग्नि में स्नान कर लिया, अग्नि में प्रवेश कर लिया, अग्नि जलाई, चिता जलाई और उसके अंदर बैठ गए, जिसको आजकल अपने कहते हैं सती। तो सती प्रथा में तो क्या है कि पति की डेथ हो गई, उसके बाद पत्नी उसके साथ में जाकर बैठ जाती है। यहाँ पर तो व्यक्ति खुद ही उसको अंतिम समय में जाके लग रहा है कि यार बस अब खूब जी लिया, अब क्या करना है आगे जी के, और आदमी एक तरीके से सत्ता हो जाता है इसके अंदर। तो कहते हैं कि भाई इससे ये भी पता चलता है उस समय लोग ऐसे अंतिम समय में मृत्यु का वर्ण कर लिया करते थे, खुद ही मृत्यु को चुन लिया करते थे, चुनाव कर लिया करते थे मृत्यु को। तो जनतक महत्तर के बारे में ये भी बात है। तो सामूली अभिलेख की बात आई तो मैंने 4 बात बता दी, याद रख लें। क्या क्या बात बताती है? तो वटनगर से आया हुआ एक महाजन समुदाय है, महाजन कम्युनिटी है, उनका जो हेड चीफ है उसका नाम जनतक है, और जनतक ने इन सब की आज्ञा लेके एक मंदिर बनवाया, अरण्यवासिनी देवी का मंदिर, वो जावरवाता का मंदिर है। और फिर उसने इस मंदिर की प्रतिष्ठा के बाद में देवबुक के नाम के स्थान पर अग्नि जलाई, और अग्नि के अंदर खुद उसके अंदर प्रवेश कर जाता है, मतलब खुद अपना जीवन है वो समाप्त कर लेता है। इस मंदिर के बारे में कि बड़ा मंदिर था, धनी लोग आया करते थे, 18 प्रकार के गायक इसके अंदर रहा करते थे। अब देखो अभिलेख अपने आप में कई बातें और बताता है। ये वाला जो इलाका है ये भीलों का क्षेत्र है। शिलादित्य के बारे में बताया कि शिलादित्य वहां पर राज कर रहा है, इसका मतलब वहां के जो भील वगैरह थे उन पे शासन करना शिलादित्य ने शुरू कर दिया था। इसका मतलब उन लोगों के साथ अब इन मेवाड़ वालों का कनेक्शन बैठ गया। गुहिल की बाद 5वीं पीढ़ी यहाँ पर रहते रहते उनका कनेक्शन यहाँ पर स्थापित हो गया होगा, ये भी हमें जानकारी मिलती है। उसके अंदर और लिखा हुआ है कि वो जब लोग यहाँ पर आए तो उन्होंने जीवन रूपी अगर उत्पन्न किया। कि अगर क्या होता है तो कहते खान, माइंस वगैरह उन्होंने यहाँ पे खोदनी शुरू कर दी थी। क्या मिला क्या नहीं मिला वो तो नहीं, पर वो खनन उद्योग जो माइंस इंडस्ट्री है उसके बारे में जरूर जानकारी। और हम आगे देखेंगे कि हम आगे पढ़ेंगे कि जावर जो है यहाँ पर अपने खनिजों की बाद में अपने को बातें मिलेगी कि यार यहाँ पर खनिज वगैरह मिलने लग गए थे। तो जो माइंस इंडस्ट्री है उसकी भी कहीं ना कहीं कोई जानकारी दे रहा है। तो सामूली अभिलेख आगे जब बात आएगी तो वापस बता दूंगा। तो याद रखना सामूली अभिलेख खुद तो कब का है? 646 का। सबसे महत्वपूर्ण यूज तो इसका क्या है, इंपॉर्टेंट यूज क्या है? तो ये गुहिल डायनेस्टी का जो काल क्रम है, उनका जो टाइम पीरियड है वो डिसाइड करता है। कैसे डिसाइड करता है मैंने बता दिया। तो गुहिल डायनेस्टी का टाइम पीरियड क्या निकल के आया? तो 566 ईस्वी निकल के आया। वैसे अभिलेख क्या कहता है? तो कहता है वटनगर से एक महाजन समुदाय आया, उनका मुखिया जनतक है, जनतक ने यहाँ पे अरण्यवासिनी देवी का मंदिर बनवाया जिसको आजकल अपने जावर माता कहते हैं। बड़ी बड़ी सी बातें। और फिर उसने देवबुक नाम के स्थान पर अग्नि में प्रवेश कर लिया था। ये वाली सारी बातें। इसका मतलब एक डायनेस्टी का शासन चलता आ रहा था, उसमें एक बड़ा राजा शिलादित्य और शिलादित्य के टाइम में ये काम हो गए। तो याद रखना शिलादित्य कब क्या हुआ है अपने आप में। अब इसके बाद और बताऊं, देखो इसके एक बात और सुनो। फिर इसके बाद हम जब ये पढ़ रहे थे इसके गुहिल के बारे में पढ़ते हैं तो एक बात और सुनिए आप। अब इतने सालों से अपना ये थ्योरी चलती है कि भाई 566 के अंदर 566 में गुहिल आ गया था। तो अपने दिमाग में आया कि यार गुहिल कोई छोटा मोटा राजा रहा होगा और बाद में शिलादित्य बड़ा राजा हो गया और शिलादित्य ने यहाँ पे अभिलेख वगैरह लगवा दिए। शिलादित्य के टाइम में यहाँ पे मंदिर बन गया और उसकी जानकारी अपने को मिल जाती है। गुहिलों का सबसे प्राचीन अभिलेख ये मिला। दिक्कत तब हुई कि 1869 में आगरा के पास, आगरा के पास में कोई जगह से गुहिल के 2000 चांदी के सिक्के मिले, सिल्वर कॉइन्स मिले, जिनके अंदर श्री गुहिल लिखा हुआ है। तो लोगों ने कहा यार तुम कहते हो कि गुहिल का जन्म गुफा के अंदर हुआ था और यूं ही कहीं से लेके आ गए थे, और तो ये चांदी के सिक्के किसी राजा के मिलने, इसका मतलब राजा ने कॉइनेज सिस्टम भी शुरू कर दिया है, मुद्रा प्रणाली शुरू कर दी है, और ये बड़े राजा के हो सकते हैं। और आगरा में और मिले, इसका मतलब पहले कभी ना कभी उस क्षेत्र के अंदर इनका कुछ ना कुछ रहा है, हो सकता है वहां से माइग्रेट होके आए हो। जैसे खूब सारी थ्योरीज कि कोई लोग कहते हैं गुजरात से आए, कोई लोग कहते हैं आगरा से आए, पर ये अपने आगरा वाला एविडेंस है। गुजरात वाली तो कहानियां, आगरा वाला अपने पास एविडेंस भी है कि नहीं इनके वहां पे सिक्के मिले थे। ये थोड़ा सा याद रखना कि गुहिल के हमें चांदी के सिक्के प्राप्त हो जाते हैं और वो चांदी के 2000 सिक्के प्राप्त होते हैं 1869 के अंदर। ये जो शिलादित्य जिसकी अपने बात कर रहे हैं इसका भी एक सिक्का मिला, पर इसका एक तांबे का सिक्का मिला।
इसका भी अपने को सिक्का मिल जाता है। तो ये गोहिल वाली थोड़ी अलग सी बात है, नई सी बात है, थोड़ी आप याद रख लेना कि श्री गोहिल लिखे हुए। सिंपल कोई यहां से नहीं पूछेगा, अलग से सिक्कों वाले चैप्टर से उठा के पूछ लेगा। सिक्कों वाला चैप्टर जब हम पढ़ेंगे मैं और बता दूंगा कि श्री गोहिल लिखे हुए 2000 चांदी के सिक्के किस स्थान से प्राप्त हुए, तो आगरा से, या आगरा नामक स्थान से राजस्थान के कौन से वंश के चांदी के सिक्के प्राप्त होते हैं, तो हमें गोहिल वंश के चांदी के सिक्के प्राप्त हो जाते हैं। चलिए अब इसके बाद आगे देखते हैं। पर इस वंश का जो एक बड़ा राजा जिसको हम माने, वो यदि कोई हुआ है जिसके बारे में हम जानते हैं, तो वो राजा था बप्पा रावल। बप्पा रावल नाम करके कोई बंदा हुआ, और ये इस वंश का एक बड़ा राजा है। देखो, तो इसके बारे में हमें सबसे अधिक जानकारी यदि किसी के बारे में मिलती है तो बप्पा रावल के बारे में मिलती है कि गोहिल वंश का सबसे प्रतापी राजा हुआ था तो बप्पा रावल हुआ। और आगे वाले जितने भी राजा हुए उन सब ने अपनी वंशावली कहीं ना कहीं से शुरू की, तो बप्पा रावल से शुरू की, तो इसको एक बड़े राजा के रूप में अपने आप में मान्यता मिल गई। हम देखते हैं इसके बारे में, देखते हैं कौन था क्या था, पढ़ते हैं इसके बारे में अपने। तो देखो, एक पहली एक चीज निकल के सामने आई कि इसका वास्तविक नाम क्या था। तो जब ये आता है, वास्तविक नाम आता है, तो अपने दिमाग में फिर ये क्या है, बप्पा रावल लिखा हुआ है, ये क्या है, ये नाम नहीं है। तो हमने कहा कि नहीं साहब, ये नाम नहीं है। तो इसका एक्चुअल नेम क्या था, कि इसका एक्चुअल नेम तो काल भोज था। काल भोज नाम था इसका। तो फिर ये बप्पा रावल क्या है, तो बाद में किसी ने समझाने वाले ने बताया, बाद में इतिहासकारों ने कहा, बाद में गौरीशंकर हीराचंद ओझार जो आए उन्होंने कहा कि मेवाड़ में बाद में जितने भी राजा हुए थे उनको रावल कहते थे, राजाओं की उपाधि थी। वास्तव में एग्जैक्टली ये शब्द होता है राजकुल, जो राजकुल से संबंधित है वो रावल हो गए। ऐसी कई उपाधियां मिलती है, जैसे किसी की महारावल मिल जाती, तो महाराजकुल से संबंधित है वो महारावल हो गए, जो राजकुल से संबंधित है वो रावल हो गए। बप्पा, बप्पा क्या मतलब हुआ का, ये एक नॉर्मल शब्द है। ये आप कहूं तो ये बापू है, ये बाप जो शब्द होता है उससे बना हुआ है, मतलब पिता के समान, पिता के तुल्य। और ये अपने गुजरात के टच करता हुआ जितना ही बॉर्डर है, यहाँ पर एक आपको देखने को मिलेगा कि अपने यहाँ पर जहां जो भी कोई आदरणीय व्यक्ति हो, सम्माननीय, कोई भी रेस्पेक्टेड कोई भी बंदा होता है, उसको बाप जी कहने की रस्मी होती है। अक्सर मेवाड़ साइड में आज भी किसी मंदिर में जाके आते हैं तो भगवान के लिए बाप जी शब्द का इस्तेमाल करते हैं, और वहां कभी यूं नहीं कहते भाई हम मंदिर जाके आए या देवता के जाके, बाबू जी के जाके आए थे, बाप जी के जाके आए थे। आप और नोटिस करना कभी कि महात्मा गांधी को बापू कहते हैं, तो महात्मा गांधी को बापू इसलिए नहीं कहते कि डोकरे थे। महात्मा गांधी को बापू कहने के पीछे भी ये लॉजिक यही है कि वो गुजराती थे और गुजरात के अंदर ऐसे बोला जाता है। मैं तो आपको रिसेंट बताऊं, रविंद्र जडेजा गुजरात का क्रिकेट प्लेयर है, वो कभी 5 विकेट ले, वो कभी 50 रन बनाए, उसके जो फेसबुक या ट्विटर पे गुजरातियों कमेंट पढ़ लेना और सब पे आएगा जियो बापू, बापू आज अच्छा खेल रहा है। लगता है यार 30 साल में बापू नहीं बना दिया, थोड़ा जल्दी नहीं कर दिया इस बार आपने। पर वहां है ऐसी, वहां थ्योरी है कि वहां इनको बाप जी या बापू ही कहा जाता है। हम आगे और पढ़ेंगे कि मोतीलाल तेजावत उधर मेवाड़ साइड के बड़े नेता हुए, हम कहेंगे उनको बाबूजी कहा जाता है। तो वहां बापा, बाप, बापू ये सब शब्द इस्तेमाल किए जाते थे। तो किसी सम्माननीय आदमी के लिए ऐसा कहना शुरू कर दिया। राजा को, अब राजा से ज्यादा सम्माननीय कौन, राजा के लिए कहा ही जाता था। राजा अपने आप में भगवान का रूप है, तो कहा भाई जो राजा वो बाप जी, और राजा को रावल बोलते थे तो कहा बाप जी रावल है, बाप जी रावल है, बाप जी रावल है। तो यूं करते करते धीरे धीरे उन्होंने बप्पा रावल बना दिया, तो कहा उसका नाम तो काल भोज था। अब ये वाली थ्योरी भी कि इसके अंदर बप्पा रावल इसका नाम नहीं है, इसका नाम तो काल भोज था, बप्पा रावल इसकी उपाधि है, बप्पा इसकी उपाधि है, रावल राजा को कहते थे। अब इसमें भी खूब सारे लोगों ने अलग अलग कहा। जेम्स टोड जब हिस्ट्री लिख रहा था तो जेम्स टोड ने कहा भाई साहब ये शिलादित्य, इसकी उपाधि बप्पा है। शिलादित्य की उपाधि उन्होंने बप्पा बता दी। कवि राजा श्यामल दास जी, श्यामल दास जी का याद रखना, जेम्स टोड का तो आपने नाम सुना हुआ था, हमने कल वाली क्लास के अंदर भी पढ़ा था इनके बारे में। श्यामल दास जी अपने मेवाड़ के एक बहुत अच्छे हिस्टोरियन, कवि राजा श्यामल दास जी कहा जाता है। एक बहुत अच्छी बुक लिखी है इन्होंने, आगे आगे और जिक्र आएगा तो मैं और बताऊंगा। वीर विनोद नाम की बुक है। अंग्रेजों के टाइम के अंदर, राजाओं के टाइम में जब अंग्रेज आ गए थे, राजाओं के शासन दिया थे, उस टाइम में सज्जन सिंह, शंभू सिंह अपने मेवाड़ में राजा थे, उनके समकालीन श्यामल दास जी अच्छी किताब लिखी वीर विनोद, मेवाड़ की हिस्ट्री। और वीर विनोद के अंदर ये कहते हैं कि बप्पा नाम नहीं है, बप्पा एक टाइटल है। तो टाइटल किसका, तो इनका ये शिलादित्य का एक पोता हुआ महेंद्र, ये उसका टाइटल है। पर बाद में गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने जब वास्तव में हिस्ट्री पर रिसर्च करना शुरू किया, रिसर्च करके हिस्ट्री लिखी, तो उन्होंने कहा कि नहीं,
मेवाड़ में भई भाट जीते हुए उनकी ख्यात देख लो, राज प्रशस्ति देख लो, नेणसी वाली ख्यात देख लो, उनके अंदर सब में एक नाम मिलता है कि बप्पा का जो बेटा था उसका नाम है खुमाण का। ठीक, फिर इससे क्या मिलेगा? फिर उनका इनका एक आठपुर से एक अभिलेख मिला है, और आठपुर वाले अभिलेख में लिखा कि काल भोज के बेटे का नाम खुमाण है। इसका मतलब बप्पा के बेटे का नाम खुमाण, काल भोज के बेटे का नाम खुमाण। इसका मतलब बप्पा और काल भोज एक ही व्यक्ति है, और बप्पा और काल भोज एक ही व्यक्ति तो यही है, और इसी का नाम बप्पा रावल है, इसी का नाम काल भोज है। तो याद रखना कि बप्पा रावल का एक और नाम था, दूसरा जो उसका नाम था वो नाम क्या था? काल भोज नाम था। कोई ये पूछे कि किसने ये कहा कि बप्पा एक नाम नहीं है, बप्पा एक उपाधि है, तो ये श्यामलदास जी ने कहा था सबसे पहले। श्यामलदास जी की लिखी हुई बात है। अपने आजकल तो शायद 10th या 12th वाली बुक के अंदर और दी हुई, तो सवाल पूछने की संभावना और बढ़ जाती है, तो ध्यान रख लेना। पर श्यामलदास जी ने ये उपाधि किसकी बता दी थी? वीर विनोद नाम किताब में ये उन्होंने महेंद्र की बता दी थी। टोड इससे पहले कह गया था कि ये जो उपाधि है ये सील नाम के राजा की, जो शिलादित्य हमने पढ़ा था उसकी उपाधि है। और हमारे जो ओझा जी हैं, ओझा जी ने ये उनका कहा है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना कि किसने इनका नामकरण किया है या किसने इनके बारे में ये कहा है। तो गौरी शंकर हीराचंद ओझा नाम करके अपने राजस्थान में एक हिस्टोरियन हुए हैं, आजादी वाले साल में डेथ हो गई थी, वो शानदार हिस्टोरियन हुए, और राजस्थान की हिस्ट्री को सबसे पहले भले ही वैसे जेम्स टोड ने कंक्लूड किया था, लेकिन रिसर्च के आधार पर, आधुनिक जो शोध हुए उनके आधार पर यदि किसी ने कंक्लूड करने का प्रयास किया था तो वो अपने ओझा जी थे। तो ओझा जी ने इसके बारे में ये बात बताई, तो ये थोड़ी याद रख लेना आप बात। इसके बाद में और आगे बढ़ते हैं अपने, इसके बाद आगे चलते हैं। तो ये तो आ गया भाई वास्तविक नाम क्या था, तो हमने बता दिया भाई काल भोज इसका वास्तविक नाम था। अब दूसरी बात आई कि विक्ट्री कैंपेन, कि इस बंदे ने कहां कहां लड़ाइयां की थी, कहां कहां पे रहा था, ये बातें तो वापस का कि पहले ये पता लगाओ था कौन ये। तो फिर कईयों ने कहानी सुनानी शुरू की, और कईयों ने कहा कि एक ऋषि हुआ करते थे हारित, सेंट हारित थे, हारित ऋषि थे। और जो हारित ऋषि थे वो यहां नागदा में रहा करते थे। उदयपुर के अंदर एक नागदा नाम की जगह है, और वो नागदा के अंदर रहा करते थे। और ऐसा कहा गया कि बापा रावल जो था वो उनकी गायें चराया करता था। हरित ऋषि जो थे वो महादेव जी के भक्त थे, और बापा रावल उनके वहां पे रहता था, वो गायें वायें रखते होंगे तो उनकी गायें चराया करता था। फाइनली जब हरित ऋषि का अंतिम टाइम आया तो उन्होंने बापा रावल को पूछा कि मांग, जो मांगेगा वो मिल जाएगा। बापा रावल ने कहा कि यार थोड़ा ढंग से जुगाड़ कर दो रहने खाने पीने का, तो मेरा थोड़ा ठीक हो जाए। और कहते हैं कि हरित ऋषि ने वहां पर एक देवी हुआ करते थे राठासन, राठासन देवी की पूजा की। राठासन देवी राजी हुए, उनको कहा कि ये मेरा चेला है, इसको कुछ देना है ढंग की चीज, तो मैं देना चाहता हूँ इनको, मेवाड़ देना चाहता हूँ इसको। राठासन माता ने कहा मेरे पास नहीं है, इसके लिए तो फिर थोड़ा और तपस्या करनी पड़ेगी। और किसकी? तो महादेव की तपस्या कर। उनको महादेव का तो मैं भक्त हूँ, तो बस उनको राजी कर। तो कहते उन्होंने महादेव को राजी किया, और महादेव को राजी किया, और महादेव का भाई मेरे चेले को ऐसे ऐसे मेवाड़ का राज्य देना है। महादेव जी ने उनको हाँ भर ली, तो कहते हैं कि उनको राज्य मिल गया। तो अपने सिंपल अपने कोई पूछ ले कि भाई बापा रावल को मेवाड़ का राज्य किसके आशीर्वाद से प्राप्त हुआ, तो हरित ऋषि के आशीर्वाद से प्राप्त हुआ। देवी के नाम वगैरह याद रहे नहीं रहे, ये याद रखना कि किसके आशीर्वाद से मेवाड़ का राज्य प्राप्त हुआ, तो हरित ऋषि के आशीर्वाद से मेवाड़ का राज्य प्राप्त हुआ था। किसको? तो बप्पा रावल को हुआ था। ये उनकी गायें चराया करता था, कहा जाता है। कुल मिला उनका शिष्य था, उनका फॉलोवर था ये बंदा, हरित ऋषि का फॉलोवर था। ये थोड़ा याद रख लेना। अब तो फिर बात आई कि ये तो नागदा के अंदर रह रहे थे, तो मेवाड़ का राज्य मतलब क्या मिला इनको, तो कहा इनको चित्तौड़ मिला। तो फिर क्वेश्चन बना, तो फिर चित्तौड़ का राजा कौन है? उस समय चित्तौड़ का राजा कौन था? तो फिर अपने को फिर जब अभिलेख वगैरह आगे देखते हैं तो पता चलता है कि चित्तौड़ में उस समय एक राजा था मान मोरी, और हम कहते हैं मोरी मौर्य है। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक मौर्य जो हुए थे उनकी कोई एक ब्रांच यहाँ पे रहती होगी, और वो लोग यहाँ पे रहते होंगे। ये वहां पे राजा हुआ करता था, चित्तौड़ का राजा हुआ करता है। और कहते हैं कि बापा रावल ने इस पर हमला किया, मान मौर्य पर हमला किया, और मान मौर्य पर हमला करके उसे चित्तौड़ छीन लिया था। ये घटना है 734 की, 734। ये याद रखना, ये कोई पूछ लेगा कि बापा रावल ने चित्तौड़ का किला किससे छीना था, तो मान मौर्य से छीना था। कब छीन लिया था? तो 734 AD में छीन लिया था। किसके आशीर्वाद से छीन लिया था? तो हरित ऋषि जो थे, हरित ऋषि के आशीर्वाद से छीन लिया था। ये तमाम बातें याद रखनी। अब वो भले उसने वो छीन लिया था, वो वहां का चित्तौड़ उसने अपने कब्जे में ले लिया, पर चूंकि वो नागदा के अंदर रहा करते थे, इसलिए उसने कहा अपनी राजधानी जो नागदा है
राजधानी अपनी चित्तौड़ नहीं बनाएंगे, राजधानी तो नागदा ही रखेंगे। तो उसने राजधानी तो अपनी कौन सी रख ली, नागदा ही रख ली। अब चूंकि हरित ऋषि का शिष्य था, हरित ऋषि महादेव जी के भक्त थे, तो उसने कहा फिर मैं यहाँ पे नागदा में महादेव जी का मंदिर बनवाऊंगा। और कहते हैं कि उसने यहाँ पे एकलिंग जी का मंदिर बनवाया। एकलिंग जी कौन, तो एकलिंग जी भगवान महादेव, भगवान शंकर, भगवान शिव, बम बम बोले जो एकलिंग जी, तो उनका मंदिर यहाँ पर बनवा दिया। कहते कौन सी जगह वो एग्जैक्टली, तो एकलिंग जी का मंदिर बनवाया। भगवान शंकर कहाँ रहते हैं, तो हम कहते हैं कैलाश पर्वत पे रहते हैं। तो नागदा के पास में जो एग्जैक्टली वो जगह, उसका नाम भी पड़ गया कैलाशपुरी, कि कैलाशपुरी नाम की जगह पर उन्होंने ये मंदिर बनवाया था। तो कैलाशपुरी ऑप्शन में है तो भी सही मान लेना, और नागदा ऑप्शन में है तो भी सही मान लेना। है कहां पे जगह ये याद रखना, तो ये जगह उदयपुर के अंदर आपकी पड़ती है, वहां पर इन्होंने एकलिंग जी का मंदिर बनवाया। अब थोड़ी सी मैं एक बात पर आगे और जाऊं। अब एकलिंग जी को बनवा दिया, बापा रावल ने मंदिर बनवाया। बापा रावल इस वंश का प्रतापी राजा हुआ। उसके बाद वालों ने सबने अपने आप को बापा रावल के वंशज बताया। बापा रावल जब उनका भक्त था तो आगे वाले भी उनके भक्त थे, और भक्त भी कितने बड़े कि इन्होंने कहना शुरू किया कि राजा हम नहीं है। कोई जाके पूछता मेवाड़ के राजा से कि आप मेवाड़ के राजा हो गए, नहीं नहीं साहब क्या बात कर दी आपने, हम कोई मेवाड़ के राजा नहीं। तो मेवाड़ का राजा कौन है, मेवाड़ का राजा एकलिंग जी। मेवाड़ का राजा तो भगवान शंकर महादेव जी। तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो फिर बैठे बैठे, कहा हम तो उनके प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने हमें काम दिया थोड़ा, हम तो काम कर रहे हैं वैसा बाकी। और उन्होंने अपने आप को पीएम करना शुरू कर दिया, एकलिंग जी का पीएम करना शुरू कर दिया। और पीएम को उस टाइम बोलते थे दीवान। इसलिए ये याद रखना, कोई आपसे पूछेगा कि मेवाड़ के जो राजा थे उनको किसका दीवान माना जाता था, किसका प्रधानमंत्री माना जाता था, किसके नाम से शासन किया करते थे, तो एकलिंग जी के नाम से शासन किया करते थे। अब सुनो आगे बात यह है कि ये केवल मेवाड़ के राजाओं में नहीं था, ये भारत में तमाम जगह परंपरा थी। और अपने यहाँ पे कोई भी राजा खुद को राजा मानता ही नहीं था, और हमेशा ये कहता था कि मैं भगवान के नाम से शासन कर रहा हूं। जैसे जयपुर में जो राजा थे उनसे कोई पूछता कि तुम यहाँ के राजा हो, तो नहीं नहीं मैं राजा नहीं। तो यहाँ के राजा जो है वो तो गोविंद देव जी भगवान। तो तुम कौन हो, तो मैं उनका दीवान। कोई बीकानेर जाता, बीकानेर जाके पूछता है राजाओं से कि तुम यहाँ के राजा हो, अरे अरे क्या बात करती है आप, मैं राजा कैसे हो सकता हूँ। तो राजा कौन है, तो राजा तो यहाँ के लक्ष्मीनाथ जी है। तो तुम कौन हो, तो मैं तो इनका दीवान। तो अपने यहाँ पे राजा हमेशा खुद को भगवान के अंतर्गत काम करने वाला, उनके मातहत काम करने वाला, उनके अंडर काम करने वाला मानते थे, अपने को उनके दीवान कहा करते थे। और दीवान का मतलब एक तरीके से प्रधानमंत्री होता है। अब ये जो बात है इसको बोलते हैं राजत्व का दैवीय सिद्धांत, डिवाइन थ्योरी ऑफ किंगशिप, कि राजा अपने आप को देवीय स्वरूप मानता था, देवता का अंश खुद के अंदर माना करता था। मतलब अपने तो इवन भारत की परंपरा कितनी आगे बढ़ी होगी कि जब मुस्लिम राजा यहाँ पर आ गए थे और उन्होंने भी खुद को, कि बलबन जब यहाँ पे राजा बनता है तो वो खुद को कहता है कि मैं भाई ईश्वर की छाया हूं, वो जिल्ले इलाही कहना शुरू कर दिया था अपने आप को। आगे जब हम अकबर के बारे में पढ़ते हैं तो अकबर के बारे में अकबर कहता है फर्र इज़्दी, अबुल फजल जब उसके बारे में लिखता था, मतलब मुस्लिम राजाओं ने भी कहीं ना कहीं सिद्धांत को अपना लिया था और अपने में देवीय स्वरूप, अपने में जो डिवाइन थ्योरी है उसको मानना शुरू कर दिया था, जो किंगशिप का सिद्धांत है उसको मानना शुरू कर दिया था। तो ये थोड़ा सा याद रख लेना आप कि ये अपने राजत्व का देवीय सिद्धांत होता है, ये डिवाइन थ्योरी ऑफ किंगशिप होती है, और इसके अंतर्गत जो राजा थे वो खुद को देवताओं का रूप मान लिया करते थे। और ये सही भी है चीज। होता क्या है कि पहले कबीले हुआ करते थे, कोई एक कबीला है जिसके अंदर सारे लोग रहते हैं, सब बराबर हैं, और अचानक उनमें से एक शक्ति बटोरता है, शक्ति बटोर राजा बन जाता है। अब जो राजा बनेगा वो टैक्स लेगा। तो टैक्स लेने की जब बारी आई तो उसने जाके अपने साथी भाई बंधु जो अब तक उसके साथ थे उनको जाके कहा कि तुम टैक्स दो, मैं तुम्हारा राजा हूं। बराबर वाले को तो कौन एक्सेप्ट कर ले, अपने से कभी नहीं। अपना कोई अचानक अपना साथी को इतना बड़ा बन जाए तो अपने को यूं फील होने लग जाता है कि यार तो इतना बड़ा आदमी थोड़े हो गए, और बराबर वाले उसको मानते नहीं तो कोई टैक्स नहीं दे। तो ये लोगों ने थ्योरी निकाली हुई थी कि जो यूं थोड़ा बड़ा आदमी बनता है वो बाद में अपने साथ वालों को जाग करता है। ऐसे बापा रावल बना होगा तो बापा रावल ने जाग कहा होगा कि देखो भाई, वैसे तो मैं तुम्हारा साथी हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहने वाला हूँ, पर हुआ क्या कि रात मेरे सपने में भगवान शिव जी आए और भगवान शिव जी ने कहा कि देख बापा रावल, मैं तो हो गया आजकल बुढ़ा यार, पार पड़ती नहीं, और पूरा संसार मुझे देखना पड़ता है, ठेठ ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड मैं जाके देखूं, इधर कोई युगांडा रवांडा तवांडा ही मुझे देखने पड़े। तो कम से कम यार ये मेवाड़ वाला इतना सा पोर्शन तो तू देख ले, तू मेरा भक्त है, यहाँ से तो टैक्स ले लिया कर। मैंने कहा भगवान मैं कौन होता हूँ लेने वाला। तो उन्होंने कहा कि तू तो इन लोगों से जाके टैक्स मांग ले, पर मैंने कहा ये नहीं देंगे तो का फिर मैं अपने आप देख लूँ। तो देख लो भाई लोगों, यदि तुम टैक्स दे रहे हो तो ठीक, नहीं दो तो तुम जानो ना, महादेव जी जाने। बाकी मैं तो केवल ये टैक्स महादेव जी की तरफ से मांगने के लिए,
जनता ये थोड़ी भोली हुआ करती थी उस टाइम, और जनता ने कह दिया जब साहब महादेव जी खुद इसके सपने में आ गए, खुद वो ही कह गए देने के लिए, फिर अपने देने में क्या हर्ज है। और वो लोग टैक्स वगैरह इजीली दे दिया करते थे। और धीरे धीरे थ्योरी बन गई कि राजा को देवीय रूप माना जाने लगा, ताकि लोगों का उसमें विश्वास जमा रहे, लोगों को लगे कि इस पे कोई संकट आएगा, इसका मतलब राज्य पे संकट आएगा, राज्य पे संकट आएगा तो वो जो देवता है जिसके नाम से शासन करता है वो हमारी रक्षा कर देंगे। तो ये बात याद ही रखना, कोई इंटरव्यू वगैरह में भी पूछ ले, मेंस में भी पूछ ले, प्रीलिम्स के अंदर कोई पूछ ले, सारी बातें याद होनी चाहिए कि वो अपने को किसका दीवान मानता था, तो एकलिंग जी का दीवान मानता था। और उसने मंदिर कहाँ पे बनाया, तो आप नागदा का दो, कैलाशपुरी का दो, किसका मंदिर बनाया, तो एकलिंग जी। और थोड़ी सी याद रखना, ये एक संप्रदाय चलता है, अपने आगे संप्रदाय पढ़ेंगे तब और पढ़ लेंगे। लकुलिस, लकुलिस संप्रदाय का मंदिर है, जो शिव जी के सेक्ट हुए, शिव जी के जो संप्रदाय हुए उनके अंदर कोई एक लकुलिस संप्रदाय हुआ। तो उन लकुलिस संप्रदाय का जो पुजारी था वो हरित ऋषि हुआ करते थे। हरित ऋषि लकुलिस संप्रदाय वाले महादेव जी को मानते थे। क्योंकि बापा रावल उनका शिष्य था, उनका फॉलोवर था, इसलिए बापा रावल ने भी उनका एकलिंग जी का यहाँ पे मंदिर बनवा दिया था। और उसने हरित ऋषि के आशीर्वाद से किसको हरा दिया था, तो मान मौर्य को हरा दिया था। कब हरा दिया था, तो 734 ईस्वी में। और किस पे कब्जा कर लिया था, चित्तौड़ पे कब्जा कर लिया था। जब हम इसके विजय अभियान के बारे में पढ़ते हैं, विक्ट्री कैंपेन के बारे में पढ़ते हैं, तो एक विक्ट्री कैंपेन तो ये हुआ अपने आप के अंदर कि उसने यहाँ पे चित्तौड़ पे कब्जा किया था मान मौर्य को रख के 734 में। और यहाँ पे नागदा उसकी राजधानी नागदा ही रखी, राजधानी चेंज नहीं की उसने, राजधानी नागदा ही थी। और नागदा के अंदर ही उसने, नागदा के पास में कैलाशपुरी नाम की जगह पे एकलिंग जी का मंदिर बनवाया। खुद को एकलिंग जी के नाम से शासन करता था, दीवान मानता था, इसलिए मेवाड़ के तमाम राजा बाद में खुद को एकलिंग जी का दीवान करते। तो और मैं आपको यदि थोड़ा सा और कर बताऊं, तो आपने कभी एक महाराणा प्रताप का बहुत एक फेमस सा गीत अक्सर लोगों के मोबाइल में बजता रहता है, हल्दी घाटी रो समर लड़े वो महाराणा प्रताप कट है। उसके अंदर बाकायदा एक लाइन है, उसके अंदर आएगा कि वो एक लिंग दीवान कट है। मतलब महाराणा प्रताप के लिए भी एकलिंग दीवान शब्द का इस्तेमाल किया गया। एकलिंग दीवान कौन, एकलिंग दीवान राजा, राजा कौन उस टाइम, तो महाराणा प्रताप। तो मेवाड़ के राजाओं को किसका दीवान मानते थे, तो एकलिंग जी का दीवान मानते थे। अब चूंकि ये बड़ा राजा बना तो इसने कहा भाई गुहिल के चांदी के सिक्के मिले अपने को, शिलादित्य का अपने को तांबे का सिक्का मिला, इसने कहा चलाए तब तो सोने की चलाए, वरना तो मतलब ही क्या हो। तो सबसे पहले सोने का सिक्का यदि किसी का मिलता है तो वो अपने को बापा रावल का मिलता है, गुहिल वालों, और इसका सोने का सिक्का प्राप्त हुआ। तो हम कहते हैं कि भाई कॉइनेज सिस्टम जो है, सोने के सिक्के यदि सबसे पहले चलाने शुरू किए तो बापा रावल ने चलाने शुरू किए थे, सिक्का मिला है। और वो उसकी जब माप देखी गई तो 115 ग्रेन, गेहूं के जो दाने आते हैं तो उनके बराबर उनसे नापा जाता था। तो 115 ग्रेन का सोने का सिक्का मिला है। तो कोई पूछे कि मेवाड़ में सबसे पहले सोने का सिक्का किसका मिला, तो बापा रावल का। वो सोने का सिक्का कितने का है, तो 115 ग्रेन का सोने का सिक्का मिला है। तो ये बात भी अपने याद रखने वाली सी बात है बापा रावल के बारे में। और पढ़ते हैं, देखो जब हम विक्ट्री कैंपेन की बात करते हैं, मैं और बताता हूं आपको। बापा रावल 734 हम पढ़ रहे हैं कि 734 में ये चित्तौड़ का राज्य छीन लेता है। ये वो टाइम है कि 712 ईस्वी में भारत पर मुस्लिमों का पहला सफल आक्रमण हुआ था। हालांकि उधर से अरबों ने अटैक बहुत पहले करने शुरू कर दिए थे, लेकिन यदि मुस्लिम भारत में पहली बार सफल हुए थे तो 712 के अंदर हुए थे। मोहम्मद बिन कासिम नाम का एक अरब कमांडर होता है और वो अपने सिंध पे कब्जा कर लेता है। तो एक बड़ी सोचने वाली सी बात है, आप कभी ध्यान भी देना कि 712 में मुस्लिमों ने भारत में पहली टेरिटरी पर अपना कब्जा कर लिया था। वो टेरिटरी कौन सी है, तो वो टेरिटरी सिंध, सिंध पर कब्जा कर लिया। कब कर लिया, तो 712 में कब्जा कर लिया। पर हमें कोई पूछे, तीसरी क्लास से हम पढ़ते हैं कि मुस्लिमों का भारत पर कब्जा कब हुआ, तब हम कहते हैं साहब कब्जा हुआ उनका 1192 में, जब तराइन का सेकंड युद्ध हुआ था, सेकंड बैटल ऑफ टेरिन हुआ था मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। उसमें मोहम्मद गोरी जीत गया और जीतने के बाद में वो कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ पे छोड़ के गया। कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ पर भारत में मुस्लिम शासन की नींव रखता है, वो यहाँ पे मुस्लिम शासन शुरू करता है। इसका मतलब पहली जीत है 712, पर दिल्ली को जीतने में 1192 में आ गया, 480 साल। तो आपको क्या लगता है कि 712 से लेकर 1192 के बीच में अन्य हमले नहीं हुए थे? हुए थे, हर दिन हमला हुआ है, हर समय हमलों के अंदर रहा होगा राजस्थान, भारत हमलों के अंदर रहा होगा। तो फिर ये बीच के जो 500 साल है इसके अंदर वो हमले रोके किसने? 7वीं क्लास के एनसीईआरटी में बहुत अच्छा चैप्टर है और उसके अंदर ये सेम लाइन लिखी हुई है जो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 712 ईस्वी में जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर अधिकार करके भारत में मुस्लिम शासन की नींव रख दी थी, तो मुस्लिमों को अपना शासन पूर्णतः स्थापित करने में 1192 तक का समय लग गया, जब उत्तरायण के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराकर मोहम्मद गोरी यहाँ पर शासन स्थापित करवाता है कुतुबुद्दीन ऐबक के माध्यम से। आखिर बीच के सालों में वो सफल क्यों नहीं हो पाए? वे कौन लोग थे जो बीच के सालों के अंदर राजस्थान की रक्षा कर रहे थे, भारत की रक्षा कर रहे थे? तो हम वापस देखेंगे कि सिंध से जब वो भारत की तरफ घुसने का प्रयास करेंगे तो उस किताब में बहुत अच्छी सी लाइन है
कि वो राजस्थान पे कब्जा, वो भारत पर कब्जा नहीं कर पाए थे, क्योंकि भारत का वह भूभाग जो अरबों के खिलाफ लड़ा था उसका नाम राजपूताना था। यहाँ के जो लोग थे वो अरबों के खिलाफ लड़े, इसलिए 500 सालों तक उन लोगों को यहाँ पर सफल नहीं होने दिया गया था। हम खूब सारे राजाओं के आगे नाम पढ़ेंगे, हम किसी मिहिर भोज प्रतिहार का नाम पढ़ेंगे, हम किसी पुलकेशिन का नाम पढ़ेंगे, हम किसी नागभट्ट और खुमान के नाम पढ़ेंगे, हम बापा रावल के नाम पढ़ेंगे। ये बीच के वो योद्धा है जिन्होंने 500 साल तक दीवार की भांति काम किया था। फाइनली लड़ते 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 कमजोर हो गए थे। उधर वो जो ज्वाला थी वो धधकी रही थी, वो रुकने का नाम नहीं ले रही थी, वो लगातार हमले कर रहे थे लोग, और उन हमलों में 1192 के अंदर सफल हो गए। उसके बाद उनका शासन स्थापित हो गया था। तो जब हम कहते हैं कि इन लोगों ने रोके थे, तब कहा जाता है कि बापा रावल के टाइम में अफगानिस्तान में एक जगह पर थी गजनी, और गजनी का कोई राजा था सलीम। गजनी का सलीम नाम का राजा था। सलीम ने अपनी सेना भेजी कि जाओ और भारत को जीत के आओ यहाँ पर। जब सलीम की सेना यहाँ पे आई तो बापा रावल ने भाई साहब उनको यहाँ से वापस मारना शुरू किया, और यहाँ से इनको भगाते भगाते वापस गजनी तक लेके गए। तो कोई पूछे कि मुस्लिम सेना को हराते हुए गजनी तक कौन चला गया था, तो बापा रावल ही चला गया था। वहां जाके सलीम को हटाता है, खुद के भांजे को वहां का राजा बनाता है। तो याद रखना, देखो अपने राजस्थान का एक राजा ठेठ अफगानिस्तान तक का एरिया जीत के आ गया था। और अपने जो किंवदंतियां, जनश्रुतियां, जो फोकलोर है, वो तो ये कहती है कि उसने आगे ईरान का इलाका, तुर्कमेनिस्तान का इलाका, खुरासान का इलाका, वो सारे इलाके भी उसने जीत लिए थे, और वहां पर उसने अपने अपने साम्राज्य स्थापित करवाए थे। वो बात तो हो नहीं हो, पर ये अपने पास हिस्टोरिकल एविडेंस है कि गजनी तक गया था, गजनी के राजा सलीम को हटा देता है और वहां पर अपने भांजे को राजा बना देता है। और बड़ी जोरदार सी बात, अपने कहते हैं कि जब वो जा रहा था तो बीच के अंदर एक जगह पे रुका था, उसकी सेना कुछ दिन तक वहां पे पड़ी रही, कुछ दिन तक कैंप रहा, उसकी आर्मी का कैंप रहा, तो बाद में उस कैंप से आगे चला गया। पर अब चूंकि राजा को रावल बोलते थे, जब कैंप वहां पे पड़ा रहा तो अब सेना को कोई खाना पीना भी चाहिए, सेना को और चीजों की भी आवश्यकता होती है। तो आसपास में कोई दुकानें उकानें खुल गई, धीरे धीरे लोग वहां पे बसने लगे, तो वो गांव बन गया। पंजाबी भाषा में पाकिस्तान, अफगानिस्तान की तरफ गया तो पाकिस्तान से होके गए, पाकिस्तान में पंजाब वाले इलाके से होके गए। पंजाबी भाषा में गांव को बोलते हैं पिंड। तो किसी ने कहा ये पिंड किसका, तो कहा ये पिंड वो जहां पे रावल रुका था। तो रावल दा पिंड, रावल दा पिंड, रावल दा पिंड करते करते रावलपिंडी हो गया। आज भी पाकिस्तान के अंदर एक शहर है रावलपिंडी, उस रावलपिंडी शहर का नाम अपने बप्पा रावल के नाम पर है। और आपको रावलपिंडी यूं याद नहीं है तो शोएब अख्तर याद, रावलपिंडी एक्सप्रेस ही कहा जाता था। तो अब याद रखना, इस बार शोएब अख्तर जब भी दिखे आपको टीवी पे, आप मन के अंदर सोचना कि इसका जो गांव है, इस गांव का नाम अपने बप्पा रावल के नाम पे पड़ा था, रावल दा पिंड, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया था, धीरे धीरे रावलपिंडी पड़ गया था। हराते हुए कहां तक चला गया था, तो गजनी तक चला गया था। अब अपने इतिहासकार वे मराठी इतिहासकार अपने सीवी वैद्य, चिंतामणि विनायक वैद्य नाम करके एक इतिहासकार हुए, और वो चिंतामणि विनायक वैद्य जो है वो कहते हैं, वो उन्होंने कहा कि फ्रांस में एक सेनापति हुआ था चार्ल्स मार्टेल। जिस प्रकार फ्रेंच कमांडर चार्ल्स मार्टेल ने यूरोप में सबसे पहले मुस्लिम सेनाओं को हराना शुरू किया था, कि उस समय मुस्लिम आर्मी दोनों तरफ, उधर इधर एशिया में भी लगातार बढ़ती जा रही थी, यूरोप में बढ़ती जा रही थी। तो एक तो समय था, पीक था, उमैयद खिलाफत जब हुआ करती थी, स्पेन तक का इलाका इन लोगों ने जीत लिया था। पर पहली डिफीट यदि किसी ने दी थी इनको, तो चार्ल्स मार्टेल ने दी थी। कि जिस प्रकार यूरोप में चार्ल्स मार्टेल ने इनको हराया था, उसी प्रकार भारत में यदि किसी ने हराना शुरू किया तो बप्पा रावल ने हराना शुरू किया था। इसलिए बप्पा रावल की तुलना यदि किसी बंदे से की जाती है तो चार्ल्स मार्टेल से की जाती है। ये तुलनाएं कौन करता है, तो सीवी वैद्य नाम करके इतिहासकार में, चिंतामणि विनायक वैद्य नाम करके इतिहासकार है, उन्होंने ऐसी अपनी तुलनाएं की। और वो कहते हैं कि साहब बप्पा रावल का जो शौर्य था, उसका जो पराक्रम था, उसकी जो वेलर था, उसके आगे जो अरब आक्रमण था, उसका जो जवार भाटा, समुद्र में से जवार भाटा आता है, पानी को ऊपर नीचे कर देता है, जिस जनजीवन को अपने असामान्य कर दिया था अरबों ने, उसको चूर चूर करने वाला कोई आदमी था, उस ज्वार भाटे को दबाने वाला कोई बंदा था, तो वो बंदा कौन था, बप्पा रावल। तो इतना बड़ा योद्धा अपने हुआ है, तो अपने याद रखने वाली सी बात है। तो याद तो दो अभियान एक तरीके से जब हम विक्ट्री कैंपेन कर रहे हैं, एक तो चित्तौड़ जीतना मान मौर्य को हराकर, और एक आपकी गजनी जीतना सलीम को हटाकर अपने भांजे को राजा बना के ना रावलपिंडी का नामकरण करना। और सीवी वैद्य द्वारा उसकी तुलना किसके साथ में, चार्ल्स मार्टेल। चार्ल्स मार्टेल कौन है, एक फ्रेंच कमांडर है, जिसने जिस प्रकार बप्पा रावल ने अपने यहाँ पर हराया था, उसी प्रकार मुस्लिम आर्मी को यूरोप में कोई हराता तो कौन हराता है, चार्ल्स मार्टेल हराता है। चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अपने आगे अपने जाएं तो फिर लिखा, ये दोनों बातें मैंने बताई दी आपको, मैंने राजधानी की भी बात बता दी और मैंने मुद्रा प्रणाली की भी बात बता दी। मैंने बता दिया राजधानी उसने अपनी नागदाई रखी थी, मुद्रा प्रणाली मैंने बता ही दिया कि इसने सोने का सिक्का चलाया था, और सोने का सिक्का कितने ग्रेन का था,
115 ग्रेन का सोने का सिक्का था। ये थोड़ा सा याद रख लेना, ये बात कोई बताने वाली है नहीं। नागदा के निर्माण कार्य मैंने बता दिया। फिर आगे बढ़ते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं। तो आगे लिखा हुआ है टाइटल्स, उपाधियां। जब भी कोई बड़ा राजा होगा तो अपने आप में उपाधियां ग्रहण करेगा। 3 उपाधियां मिलती है अपने को बड़ी बड़ी सी इसकी। एक उपाधि इसकी मिलती है हिंदू सूर्य, एक उपाधि अपने को इसकी मिलती है राजगुरु, एक उपाधि अपने को इसकी मिलती है चकवे। फिर आएगा इनका मतलब क्या है, हिंदू सूर्य का, राजगुरु का, चकवे का मतलब हिंदू सूर्य तो सामान्य सी बात कि मुस्लिम आक्रमण हो रहे थे और यदि वो सफल हो जाते तो तुम्हारे अंधकार ही अंधकार हो जाता। वो तो मैं हूं जिसने हिंदुओं को बचाया है, उस अंधकार से बचाया। मैं हिंदुओं का सूरज हूं। जिस प्रकार सूरज अंधकार को समाप्त कर देता है, वैसे मैंने जो मुस्लिम आक्रमण हुए थे उनको समाप्त कर दिया और हिंदुओं की रक्षा की। तो हिंदुओं की रक्षा करने की वजह से उपाधि क्या होगी, हिंदू सूर्य। और आगे आप देखो कि मेवाड़ में जितने राजा हुए उनको हिंदू सूर्य कहा गया। और थोड़ा सा हमने राजस्थान टच देता हुआ अपना शब्द बनाया, हमने कहा हिंदुआ सूरज। तो हिंदुआ सूरज की उपाधि किसकी थी, तो मेवाड़ के राजाओं की थी। मेवाड़ के राजाओं में सबसे पहले किसने धारण की थी, तो बापा रावल। अब उसने जब वो हरा गया तो उसने कहा मैं राजगुरु, मैं सब राजाओं का गुरु, किसी को कोचिंग चाहिए कैसे हराने हो तो मेरे पास आके कोचिंग कर लेना। चकवे, ये वास्तव में अपने हिंदी का एक शब्द होता है, इसका मतलब होता है चक्रवर्ती। चक्रवर्ती का मतलब क्या, चक्रवर्ती का मतलब इसने चारों दिशाएं जीत ली। तो चारों दिशाओं में जाके जीत के आ जाता था, उसको अपने बोलते थे चक्रवर्ती। सारी डायमेंशन जो जीत ली, अपने आसपास में सबको हरा दिया, उनको चक्रवर्ती कहते हैं। चक्रवर्ती सम्राट है भाई ये तो। और चक्रवर्ती सम्राट होते पहले जब अश्वमेध यज्ञ करवाया करते थे, वो चक्रवर्ती का आपने जब अपना वर्जन बनाया था, हमने उसका वर्जन बना दिया अपना चक्रवे। तो 3 उपाधि याद रख लेना। अब वो चारों तरफ जीत रहा है, चित्तौड़ अपने पास वाला जीत रहा है, ठेठ गजनी तक जाके जीत कर। मैंने कहा किंवदंतियां तो कहती है कि उसने ईरान, इस्पाहान और खुरासान तक का इलाका जीत लिया था। इससे बड़ा तो चारों तरफ का क्या ही जीतेगा। तो उसकी उपाधि क्या हो गई, चक्रवे उपाधि हो गई थी, राजगुरु हो गई थी, हिंदू सूर्य हो गई थी। तो बापा रावल के बारे में इतनी सारी बातें हमने पढ़ी। अब इससे आगे पढ़ते हैं अपने। 3 उपाधियां याद रख लेना, नाम याद रखना उनके। अगला राजा कौन है अपना, ये थोड़ा सा बापा रावल की फोटो है, थोड़ा आप और देख लेना। वैसे तो मैंने डिस्क्राइब कर ही दिया था, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा समझा दूं कि ऐसा कहते हैं कि ये हरित ऋषि है, कि वो जब स्वर्ग में जा रहे थे उस समय उन्होंने, बापा रावल उनसे प्रार्थना कर रहा है कि मालिक मुझे कुछ दीजिए। हरित ऋषि कहते हैं कि जा, चित्तौड़ का राजा तुझे मिल जाएगा। ये देखो गायें चर रही, तो हम जो कहते हैं कि हरित ऋषि की गायें चराया करता था। मैंने बताया कि पहले वो एक देवी की तपस्या करते हैं, ये वो राठासन देवी है जिनकी तपस्या करता है। मैंने कहा कि उन्होंने कहा कि महादेव जी की पूजा करो, तो ये इधर शिवलिंग बना हुआ और महादेव जी की पूजा करते हैं। तो ये सारी बातें इस बहाने आपके याद रह जाए। चूंकि ये राजा है, वहां का राजा बन गया, इसलिए देखो पीछे एक छत्र लिए वो बंदा खड़ा है अपने आप में। तो ये थ्योरी पूरी याद रखना आप कि हरित ऋषि के आशीर्वाद से और एकलिंग जी के वरदान से, एकलिंग जी के आशीर्वाद से बापा रावल ने चित्तौड़ जीत लिया था। तो बापा रावल थोड़ा याद रह जाए। गाय दिख रही है आपको तो गाय चराने वाली बात याद रह जाए। आरपीसी अपने कुछ ही पूछ लेती, कभी उठा के पूछ ले कि भाई गाय चराने वाली बात जो है वो कौन से राजा के बारे में कही जाती है, तो बापा रावल के बारे में कही जाती। ऐसी कहानियां किंवदंतियां बन जाती। बाकी राजा था ये नागदा का, और नागदा से जाके चित्तौड़ पे भी मान मोरी को हरा के वहां पे कब्जा कर लेता है 734 में। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला जो कोई बड़ा राजा अपने को मिलता है, वो राजा मिलता है अपने को अल्लट। अल्लट कौन था, इसके बारे में अपने पास में क्या जानकारी है क्या नहीं है, हम देखते हैं। देखो इसकी जानकारी और बताता हूँ। दो अभिलेख याद रखने, 2 चीजें याद रखनी, अपने आप चीजें याद हो जाएगी आपको। सुनना देखो आप बात। एक लिखा हुआ है आठपुर अभिलेख, एक है सारणेश्वर प्रशस्ति। तो अभिलेख का मतलब तो मैंने बता दिया कि किसी दीवार पर कुछ भी लिखवाया करते, लिखवाने का मतलब अभिलेख है, इंस्क्रिप्शन कहा करते थे। ऐसा अभिलेख, ऐसा इंस्क्रिप्शन जिसमें राजाओं की तारीफ की हुई है, राजाओं को प्रेज किया गया, उसके अंदर राजाओं की प्रशंसा की गई हो खूब सारी, उनको बोलते थे प्रशस्ति। इंग्लिश मीडियम में, इंग्लिश के अंदर आप इसको प्रशस्ति भी लिख सकते हो, या उसके लिए एक शब्द होता है वो होता है यूलोजी। तो आप इसके लिए यूलोजी वर्ड भी यूज में ले सकते हो। दोनों शब्द सही होते हैं जो आपको मान लो। 2 है, इनसे अपने के, अब इनमें जो जो बात लिखी हुई है उससे इसका सब कुछ ही अपने को पता चल जाएगा, जो जो इसकी जानकारी। मैं जैसे थोड़ा सा बताऊं तो पहले मैं ये लूं, जैसे 8 ये सारणेश्वर प्रशस्ति, ये पहले के तो ये ले लेते हैं। ये 953 ईस्वी की है, और ये जो है ये 977 एडी का। अपने बात कर लेते हैं। सारणेश्वर, जिनके भी पीछे स्वर लगे याद रखना, वो तमाम शिव जी के मंदिर है। इसका मतलब ये कोई शिव जी का मंदिर है, उसके अंदर एक अभिलेख मिला है जिसके अंदर ये प्रशस्ति मिली है, सारणेश्वर प्रशस्ति।
तो ये शिव जी के मंदिर से मिली। उदयपुर के पास में एक शिव जी का मंदिर है, सारणेश्वर महादेव का मंदिर, वहां से प्रशस्ति मिली। लेकिन जब वो प्रशस्ति पढ़ी किसी ने, तब कहा कि यार ये यहाँ की नहीं है, इस मंदिर की नहीं, इसमें बात तो कोई दूसरी। तो कहा ये तो किसी वराह मंदिर की प्रशस्ति, कोई वराह मंदिर बना था और उसकी प्रशस्ति है। और हो सकता है फिर मंदिर आक्रमण वगैरह हुए, मंदिर टूट गया और उसके अंदर ये भाटा रह गया, और जब दूसरा मंदिर बनाया तो ये भाटा लाके सीधा सीधा यहां पर लगा दिया, और इस चक्कर में ये प्रशस्ति बची रहेगी। तो सारणेश्वर मंदिर वाली जो प्रशस्ति है वास्तव में कहां पर लगी हुई थी, तो वराह मंदिर के अंदर लगी हुई थी। अब क्या लिखा हुआ क्या इसके अंदर, तो इसके अंदर कई चीजें मिलती है अपने। इसके अंदर एक तो अल्लट की जो जानकारी है, अल्लट की मम्मी का नाम लिखा, और मम्मी का नाम लिखा हुआ है महालक्ष्मी। अल्लट के बेटे का नाम लिखा, और बेटे का नाम लिखा नरवाहन। अल्लट, मम्मी का नाम महालक्ष्मी और बेटे का नाम नरवाहन, इनके नाम लिखे हैं। फिर लिखा हुआ है कि ये मंदिर बना था और इस मंदिर में चंदा किस किसने दिया था। चंदा देने वाले जो लोग होते थे उनको बोलते थे गोष्टिक। तो गोष्टिकों के नाम दिए मैं इसके अंदर की, गोष्टिकों को याद रखना, ये सब थोड़ा सा याद रह जाएगा इस बहाने। कोई पूछे कि गोष्टिक क्या होते हैं, तो मंदिरों को जो लोग चंदा दिया करते थे उनको क्या बोलते थे, चंदा समझते हो। आज भी अपने कोई चीज बनती है चंदा देते हैं, उसके लिए इकोनॉमिक जो भी सपोर्ट किया जाता है, असिस्टेंस किया जाता है, उसको हम बोलते हैं चंदा। तो गोष्टिक, तो इसके अंदर उनके नाम, इसका मतलब अल्लट के टाइम में ये मंदिर बना, मंदिर के लिए लोगों से चंदा लिया गया, उनके नाम दिए हुए गोष्टिक। कहां पर बना मंदिर, तो का आहड़, आहड़ के अंदर बना। आहड़ में वराह मंदिर था और वहां पर ये लगी हुई थी। तो एक बात निकल के सामने आई कि आहड़ में वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो कि आहड़ में वराह मंदिर का नाम अल्लट, निर्माण किसने करवाया, अल्लट। वराह कौन से भगवान, तो भगवान विष्णु। भगवान विष्णु के जो 10 अवतार है उनके अंदर एक अवतार जो है वो वराह का अवतार। एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे तब हम और पढ़ेंगे इसके बाद। तो अब बड़ी बात यह आई कि ये खुद तो एकलिंग जी के भक्त थे, ये तो शिव जी की पूजा करने वाले लोग थे, और एकलिंग जी का भक्त होने के बावजूद इस बंदे ने और विष्णु भगवान की पूजा की थी, विष्णु भगवान को माना था। ये इनकी धार्मिक सहिष्णुता है, ये इनका रिलीजियस टॉलरेंस है कि भाई भले ही हम शिव जी के भक्त थे लेकिन हम तो विष्णु जी को भी मानते हैं, उनका भी मंदिर बनवा रहे हैं। और मंदिर के बाहर बाकायदा अभिलेख लगवाए, इसमें खुद का, खुद की मम्मी का, खुद के बेटे का नाम लिखता है, चंदा किस किसने दिया उनका नाम लिखता है। और तो और वो कहता है मेरे मंत्री कौन कौन है उनके नाम और लिखता है, अपने मिनिस्टर्स के नाम लिखता है। उस समय की टर्मिनोलॉजी अपने को पता चलती है, जिसके अंदर इसके अंदर एक नाम लिखा हुआ है अमात्य, एक नाम लिखा हुआ है संधि विग्रहक, और जैसे एक नाम इसके अंदर लिखा हुआ अक्सपटलिक, एक नाम लिखा हुआ इसमें बांदीपति, एक नाम लिखा हुआ इसके अंदर बिस्काधीराज, मंत्रियों की ये पोस्ट है, पोस्ट और नाम दोनों। जैसे अमात्य तो जो प्रधानमंत्री टाइप का प्रमुख मंत्री जो हुआ करता था उसको उस टाइम अमात्य बोलते थे। संधि विग्रह, संधि करने वाला, मतलब युद्ध और शांति, युद्ध के अंदर शांति कैसे स्थापित की जाए ये जो है उसको संधि विग्रह। अक्सपटलिक, खर्चा कितना हुआ, इनकम कितनी हुई, इनकी जो जानकारी रखता था उसको अक्सपटलिक। बांदीपति, भाट जो लिखने का, प्रशस्तियां लिखने का काम करते थे उनका। बिस्काधीराज, भेषज, भेषज का मतलब होता है दवाई, दवाइयों का अधिराज, मतलब डॉक्टर साहब मेरे मुख्य वेद जी कौन है उनका। और नाम और बताया बाकायदा कि मेरा जो अमात्य उसका नाम मम्मट है, मेरा जो संधि विग्रह है उसका नाम दुर्लभ राज है, मेरा जो अक्सपटलिक है उसका नाम मयूर है, मेरा जो बांदीपति है उसका नाम नाग है, मेरा जो बिस्काधीराज है उसका नाम रुद्रादित्य है। मतलब मंत्रियों के नाम तक और बताए। तो हमने कहना शुरू किया कि मेवाड़ में सबसे पहले कर्मचारी या प्रशासनिक अधिकारी किसी ने रखने शुरू किए तो अल्लट ने रखने शुरू किए थे। अब इसकी टर्मिनोलॉजी अपने क्या आती है, अब अपने आजकल क्या बोलते हैं, जो अधिकारी होते हैं उनको आजकल अपने बोलते हैं नौकरशाह। आप सारे जितने भी आरएस की तैयारी कर रहे हो तो आप किसकी तैयारी कर रहे हो, नौकरशाही की। ब्यूरोक्रेट, ब्यूरोक्रेट बनोगे आप सारे, ब्यूरोक्रेसी की बात की जाती है। तो अब कोई पूछ ले कि मेवाड़ में सबसे पहले प्रशासनिक अधिकारी किसने बनाने शुरू किए, तो हम कहेंगे कि अल्लट ने। मेवाड़ में नौकरशाही की स्थापना किसने की, तो अल्लट ने। नौकरशाही का जो एग्जैक्टली शब्द होता है वो उसको बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी। वैसे लैटिन भाषा का शब्द है ब्यूरो, ब्यूरो का मतलब होता है मेज, क्रेसी का मतलब होता है शासन। क्रेसी तो आप पढ़ते हैं अपने, डेमोक्रेसी, ऑटोक्रेसी, किसी के अंदर पढ़ लो। तो मेज का शासन, कि मेज के टेबल कुर्सी पे बैठ के जो आप शासन करते हो वो अपने आप में ब्यूरोक्रेसी। आप भी जब आरएस लग जाओगे तो आप टेबल कुर्सी लेके ऑफिस के अंदर बैठे रहोगे, वहां से शासन चलाया जाएगा पूरा का पूरा। तो वो वहां से ब्यूरोक्रेट जो होते हैं या ब्यूरोक्रेसी उसको करने लग गए थे। तो नौकरशाही की स्थापना। अब
आहड़ के अंदर वराह मंदिर बन रहा है। आहड़ में उस समय राजा अल्लट है, आहड़ में अपने मंत्रियों के नाम लिखता है। इसका कहा आहड़ में वो रहता है, वहां पर उसके मंत्री रहते हैं। तो कहा राजधानी तो नागदा है, फिर आहड़ के अंदर क्यों रहता है? कहा इसका मतलब नागदा भले ही प्रमुख राजधानी थी, लेकिन उसने एक सब सेंटर कहीं पर स्थापित किया होगा। तो सब सेंटर कौन सा रहा होगा? तो सब सेंटर आहड़ रहा होगा। उदयपुर में एक जगह और पड़ती है। अब क्वेश्चन आया कि आहड़ को दूसरी राजधानी किसने बनाया? अल्लट ने। आहड़ में वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो अल्लट ने। आहड़ में नौकरशाही की स्थापना किसने की? तो अल्लट ने। ये सारी जानकारियां कौन देता है? तो सारणेश्वर प्रशस्ति। बात आ गई समझ में? तो ये सारणेश्वर प्रशस्ति में खूब सारी अपने को जानकारियां मिल जाती है। इन जानकारियों से ये सारी चीजें पता चल जाती है कि पहली राजधानी नागदा थी, बापा रावल स्थापित करता है, या बापा रावल के टाइम में वो राजधानी मिलती है अपने को। दूसरी राजधानी अपने को आहड़ मिलती है। वराह मंदिर मिलता है, विष्णु का मंदिर है, और फिर यहाँ पे अपने को नौकरशाही की स्थापना यहाँ पर दिखाई देती है। एक तो ये सारणेश्वर प्रशस्ति वाला ध्यान रखना, 953 का अभिलेख है। और एक अभिलेख हो रहा आठपुर, ये थोड़ा बाद का है। अब मैंने बताया था कि ये जो अभिलेख है ये 977 का है। ये कोई एक और राजा हुआ, इसके बाद में कोई एक राजा हुआ शक्ति कुमार, गोहिल राजा है, और शक्ति कुमार का अभिलेख। और इसके अंदर तो जो गोहिल से लेकर शक्ति कुमार तक जितने राजा हुए उन सबके नाम मिलते हैं, उन सबके बारे में वर्णन है। जब सबके बारे में वर्णन है गोहिल से लेकर शक्ति कुमार तक, तो अल्लट का वर्णन भी मिलेगा। और अल्लट वाले वर्णन के अंदर उसने 2-3 बातें लिख रही। उसने कहा अल्लट की मम्मी महालक्ष्मी है, अभी बताया मैंने, उसमें भी नाम है। पर इसके अंदर लिखा हुआ कि वो राष्ट्रकूट है, मतलब मम्मी का वंश तक पता है। और हम आगे पढ़ेंगे कि राष्ट्रकूटों को अपने राजस्थान में राठौड़ कहा गया था। इसके अंदर लिखा हुआ है कि उसकी जो वाइफ है, अल्लट की जो रानी है, उसका नाम है हरिया देवी। और इसमें लिखा हुआ कि हूण राजकुमारी है। और इस हूण राजकुमारी हरिया देवी ने एक गांव बसाया था, और उसका नाम है हर्षपुर। ये इस आठपुर वाले अभिलेख के अंदर बात है कि मम्मी का नाम महालक्ष्मी है। ये तो सारणेश्वर प्रशस्ति में भी नाम तो, लेकिन उसका वंश राष्ट्रकूट है, इसके अंदर मिलता है। राष्ट्रकूटों को अब हम राठौड़ कहते हैं, हम आगे पढ़ेंगे इनके बारे में। और एक हूण राजकुमारी हरिया देवी से उसने शादी की। ये बड़ी जोरदार सी बात है, क्योंकि अपनी हिस्ट्री ये कहती है कि हूण हमारे इंडियन नहीं थे। हूण मध्य एशिया से आई हुई एक जनजाति थी, और यहाँ पर आगे लड़े झगड़े, कालांतर में बस बुस आ गए, क्षत्रियों ने उन्हें अपने आप के अंदर शामिल कर लिया था। और ये अपने भारतीय संस्कृति का एक बड़ा गुण है, एडेप्टेशन का एक गुण है, आत्मसातीकरण का एक गुण मिलता है अपने आप में, कि भारतीय लोग थे वो बाहर वालों से भी भेदभाव नहीं करते थे। यदि वो यहाँ की परंपराएं, यहाँ की कल्चर अपना लिया करते थे, तो उनको अपने अंदर समाहित कर लिया करते थे। आप नोटिस कीजिए कि बाहर से जो भी आया होगा वो अपने यहाँ पर आके मिल मिला गया, और अलग से उनकी आइडेंटिटी शो नहीं होती। शक, कुषाण, हूण, सब बाहर से आई हुई जातियां, हमें आज अलग से आप नहीं कह सकते कि वैसा ये कुषाण और ये हूण है। तो और आप आत्मसात कितना, एडेप्टेशन कितना, कि एक बाहर से आई हुई जाति की राजकुमारी से यहाँ का राजा शादी कर लेता है। तो अल्लट हूण राजकुमारी से शादी कर लेता है। कुल मिला के अपने राजस्थान की प्रथम विदेशी बहू को लेके आया था, तो अल्लट लेके आया होगा, और उनका नाम क्या था? हरिया देवी नाम था। हरिया देवी ने कौन सा गांव बसाया था? तो हर्षपुर नाम का गांव बसाया था। तो अल्लट के बारे में 4-5 बातें हुई कि अल्लट ने दूसरी राजधानी कहां बनाई? आहड़। मंदिर किसका बनवाया? वराह का मंदिर। वराह कौन होते हैं? तो विष्णु भगवान। वहां से क्या शुरू किया? नौकरशाही। नौकरशाही मतलब प्रशासनिक अधिकारी। प्रशासनिक अधिकारी मतलब आपके ब्यूरोक्रेट जो होते हैं, उनके मैंने नाम बताए बाकायदा इस सारणेश्वर वाली प्रशस्ति के अंदर लिखे हुए। और इससे पता चलता है कि जब वहां मंत्री रहते हैं, वहां पर इतना बड़ा मंदिर है, मंदिर में उसकी मम्मी का नाम लिखा, उसके बेटे का नाम लिखा, चंदा देने वालों के नाम लिखे हुए। इसका मतलब वो उसका एक बड़ा सेंटर है। वैसे जैसे कि हाईकोर्ट जोधपुर में और उसकी एक ब्रांच जयपुर के अंदर। तो राजधानी नागदा थी, पर उसकी एक ब्रांच वहां पर कहां खोल दी? आहड़ के। इससे देखो ये भी पता चलता है, इसका मतलब है कि मान लो पहले राज्य रहा होगा छोटा, और राजधानी बीच में होती हुई राजधानी नागदा थी। अब राज्य बढ़ के हो गया बड़ा, राज्य बड़ा हो गया, तो यहाँ से यहाँ पे कंट्रोल नहीं हो सकता, तो कहाँ बीच में एक यहाँ और बिठा, तो किसी एक भाई को यहाँ बिठा दिया कि तू यार उधर वाला ध्यान रख ले। और आठपुर वाले अभिलेख के अंदर ये जानकारी है कि उसकी मम्मी महालक्ष्मी राष्ट्रकूट वंश की है, उसकी रानी जो हरिया देवी है वो हूण राजकुमारी। तो याद रखना कि हूण राजकुमारी से शादी किसने की? तो हूण राजकुमारी से शादी अल्लट ने की थी। उसने गांव कौन सा बसाया? हर्षपुर नाम का गांव बसाया। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने। आगे बढ़ते हैं अपने। अगले जो राजा है उनका नाम है जैतर सिंह, और जैतर सिंह के बारे में एक जानकारी लिखी हुई आ रही है इसके अंदर कि भूताला का युद्ध। जैतर सिंह में टाइम भी लिखा हुआ है, और जैतर सिंह का टाइम लिखा हुआ है 1213 से लेके 1250 ईस्वी के बीच। यहां से अपने को सन मिलने शुरू हो जाएंगे। आपकी याद रहे तो भली बात, नहीं याद रहे तो भली बात, पर थोड़ा थोड़ा क्रोनोलॉजी सेट हो जाती है, तो थोड़ा दिमाग के अंदर रखना, एग्जैक्टली याद मत करना। किसी टाइम में ऐसा कहा जाता था
कि हिस्ट्री में सन ही पूछे जाते हैं, और जो क्वेश्चन भी आते हैं उनके अंदर सन के खूब सारे क्वेश्चन हुआ करते थे। पर आजकल आप नहीं देखोगे, ऐसे सन के क्वेश्चन कम आते हैं, तो आपको सन याद नहीं रखने। आपको खूब सारे लोग मिलेंगे जो हिस्ट्री के बारे में डराएंगे, और आप कहेंगे यार इतने सन याद करने हैं, और अपने हिस्ट्री के बारे में तो कभी कहा करते थे कि हिस्ट्री तुम बड़ी बेवफा, रात को याद की और सुबह सब सफा। पर अब हिस्ट्री आपसे बेवफाई नहीं करती है, वो आपसे सन के क्वेश्चन नहीं पूछती है, पर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर याद करने में थोड़ा ठीक रहता है, इसलिए थोड़ा सा अपने दिमाग के अंदर रख लेना। अब ये जो जैतर सिंह, और यहाँ से इसलिए मिलने लग जाते हैं कि यहाँ से मुस्लिम राजा आ गए थे, मुस्लिम राजाओं की खुद की हिस्ट्री लिखवाने का एक पूरा पैटर्न था, और उनके सन के आधार पर हमने हमारे वाले सन भी तय करने शुरू कर दिए। अब जैतर सिंह के टाइम में युद्ध हुआ है भूताला का युद्ध। अब तो वही बात है, कब और कहां भूताला कहां पड़ता है, युद्ध कब हुआ। अब भूताला कहां पड़ता है, तो उदयपुर के अंदर, नागदा के पास में, राजधानी के पास में। और वैसे भी कोई राजा दूसरा अटैक करेगा तो कहां पे करेगा, जहां आप रहते हो वहां आप रहते हो, नागदा राजधानी, नागदा में अटैक करेगा। आहड़ तो सब सेंटर था उसका। कब हुआ एग्जैक्टली कोई सन नहीं मिलता अपने को। कोई किताब लिखती है 1222, कोई लिखता है 1229, कोई लिखता है 1222 से 1234 के बीच में कभी हुआ होगा, तो एग्जैक्टली कहीं मिलता नहीं। पर फिर भी इस बार जो अपने 10th की नई किताबें आई है उन्होंने लिख रखा है 1227। तो अपने क्या माना जाए, तो अपने 1227 मान लिया जाए। पहले तो खूब कंफ्यूज ही रहते थे कि यार क्या मानना है क्या नहीं मानना है, अलग अलग किताबें अलग अलग कहती है, तो मैं तो खुद ही 1234 मान लिया करता था। लेकिन अब की बार वाली किताबों में जब उसने एग्जैक्ट लिख रखा है, तो अपने वो एक प्रूफ है, अपने पास एविडेंस है कि इसका सन क्या मानना है, तो 1227 ईस्वी। तो भूताला उदयपुर में पड़ता है, 1227 में युद्ध। किसके बीच में, तो जैतर सिंह तो हो गए, जैतर सिंह का युद्ध हुआ इल्तुतमिश के साथ। अब बात है कि साहब इल्तुतमिश कहां का राजा, तो कहा इल्तुतमिश दिल्ली का राजा, दिल्ली का सुल्तान। आप जब मिडिवल हिस्ट्री पढ़ोगे तो और पढ़ोगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक राजा बना था, कुतुबुद्दीन ऐबक जब मरा तो बीच में थोड़े से टाइम के लिए आराम शाह को बनाया, लेकिन इल्तुतमिश एक बड़ा कमांडर था, उसने उस आराम शाह को हटा दिया और वो आके राजा बन जाता है। अच्छा चलो, आपने इल्तुतमिश का नाम नहीं सुना होगा, तो आपने एक सुना होगा कि एक महिला राजा बन गई थी दिल्ली में, रजिया, रजिया सुल्तान। आपने सुना रजिया फंस गई गुंडों में, ऐसी जो बातें सुनते हैं, वो जो रजिया सुल्तान थी उसके पापा ही इल्तुतमिश ही। इल्तुतमिश ने यहाँ पर आक्रमण कर दिया। प्रत्येक राजा अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता है, इल्तुतमिश भी अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था, और इल्तुतमिश ने नागदा पर अटैक कर दिया। नागदा का राजा कौन, तो जैतर सिंह। नागदा के पास में एक जगह पड़ती है भूताला, जैतर सिंह आक्रमण रोकने के लिए वहां भूताला गया, वहां पे लड़ाई हुई इनके बीच में। और वैसे तो आप कहावत सुनते हो रजिया गुंडों में फंस गई, यहाँ रजिया के पापा फंस गए, और भाई साहब आपके जैतर सिंह ने इल्तुतमिश को भगा भगा के मारा था यहाँ पे। तो भूताला वाले युद्ध के अंदर कोई जीता था, तो जीता कौन था, तो याद रखना कि जैतर सिंह जीत गया था। देखो बड़ी बात है कि अपने राजस्थान के एक राजा ने दिल्ली के राजा को हरा दिया था। राजस्थान में कहां का राजा, तो मेवाड़ का। कौन राजा, तो जैतर सिंह। किसको हरा दिया, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश कहां का राजा, दिल्ली का। कब की बात है, 1227 की। कहां की बात है, भूताला की। भूताला कहां पड़ता है, तो उदयपुर के पास के अंदर पड़ता है। पर अपने यहाँ के लड़ने के तरीके में और मुस्लिम राजाओं के लड़ने के तरीके में एक बड़ा अंतर हुआ करता था। अपने यहाँ सीधा सिस्टम हुआ करता था कि जब लड़ने के लिए कोई जाया करता था तो घर वालों को कह के जाता था कि या तो जीत के आऊंगा या आऊंगा ही नहीं। हारने वाला अपने यहाँ पे कंसेप्ट हुआ नहीं करता था। और कोई राजा ऐसे हार के वापस भी आ जाता, तो आदमी सोचता था कि यार घर पे जाके लुगाई से बेइज्जती करवाने इससे अच्छा तो यार मरमुरा जाए। इसलिए अपने यहाँ पे राजा या तो जीत के आया करता था या मरता ही था बेचारा, वहां पे हार के वापस नहीं आता था। मुस्लिम राजाओं में सिस्टम नहीं था। मुस्लिम राजाओं के अंदर आर्मी उतरती, और आर्मी यदि शुरुआत के अंदर ज्यादा सैनिक मर गए, मान लो 10,000 लोग आए और 5,000 सैनिक मर गए, तो बाकी वाले 5,000 राजा कहता वापस आ जाओ, वापस चलेंगे अपने। तो वापस क्यों चलेंगे, अगली बार आएंगे वापस, अगली बार 15 लाएंगे, घर में घुस के मारेंगे इसको, और वापस भाग जाया करती थी सेना। अपने यहाँ पे कोई भाग के वापस भी आ जाता तो पास पड़ोसी नहीं जीने देते, आता जाता है कोई पूछ लेता और भाई साहब क्या हुआ, और आप तो नोटिस ही कर लेना। अपने यहाँ पे आप किसी एग्जाम के अंदर फेल हो जाओ तो आपको खुद को फील हो नहीं हो, आपके घर वाले फील करवाए नहीं करवाए, आपके आस पड़ोसी आपको फील ज्यादा करवाते हैं, वो आपसे रिजल्ट ज्यादा पूछते हैं। तो ये अपनी टेंडेंसी पुरानी है। तो यहाँ पर कहते हैं इल्तुतमिश हार गया था, तो इल्तुतमिश की सेना वापस भाग रही थी। अब भागती हुई सेना, राजधानी पड़ती नागदा, नागदा के पास में भूताला नाम की जगह पर ये लड़ाई हो रही थी। और भागती हुई सेना जब जा रही थी तो नागदा के सारे सैनिक थे वो तो भूताला में लड़ने के लिए गए हुए थे, और परिवारों को होता था वो ज्यादातर सुरक्षित स्थानों पर छोड़ के जाया करते थे। उन्होंने देखा नागदा तो खाली पड़ता है, खाली पड़ा है, तो नागदा को लूट के, तो इल्तुतमिश की जो रिटर्निंग आर्मी थी, उसकी जो भागती हुई आर्मी थी, उसने नागदा लूट लिया था। इधर जैतर सिंह ने रिनोन देखा कि सेना जब भाग रही है तो अपने वो सिस्टम और होते थे कि यार भागते हुए शत्रु का पीछा नहीं करना, मारना तो यार यूं पीठ पे तो वार नहीं करना, कम से कम सीधा छाती पे वार किया जाए, सीने पे वार किया जाए सामने, तो पीछा करते नहीं थे। उल्टा जब उन्होंने देखा कि सेना भाग रही थी, उन्होंने जश्न मनाया, तमंचे भी डिस्को करने शुरू किए। थोड़ी देर में जो वापस आए तब आगे देखा
कि यार नागदा तो लूटा पड़ा अपना, अपने तो बिल्डिंग तोड़ गए। तो इनके समझ में आई एक बात कि यार समतल के अंदर यदि कोई राजधानी होगी, प्लेन एरिया के अंदर कैपिटल होगी, आता जाता कोई लूट जाएगा, आनिया बानिया बर्बाद करके चला जाएगा। तो राजधानी पहाड़ पे बनाई जानी चाहिए। तो पहाड़ पे क्या, तो पहाड़ पे अपने चित्तौड़ वाला किला है। तो कहते चित्तौड़ वाले किले में उस समय परमार रहा करते थे। जयत्र सिंह जाता है, परमारों को वहां से भगाता है और चित्तौड़ को अपनी राजधानी बना लेता है। तो चित्तौड़ पर कब्जा भले ही पहले अपने बापा रावल ने कर लिया था, लेकिन चित्तौड़ को एज ए कैपिटल किसी ने स्थापित किया था, तो जयत्र सिंह ने किया था। तो पहले इनकी राजधानी नागदा हुआ करती थी, आहड़ सब सेंटर अलट ने बनाया था, और बाद में जो जयत्र सिंह था, जयत्र सिंह ने इसको चित्तौड़ को अपनी राजधानी बना लिया था। और कौन सा युद्ध उसने जीता था, तो भूताला का युद्ध। किसको हराया था, तो इल्तुतमिश को हराया था। इस युद्ध की जानकारियां जो है वो हमें एक बुक के अंदर मिलती है। ये याद रखना सबसे काम की बात, ये युद्ध पूछे नहीं पूछे, सन पूछे नहीं पूछे, ये पूछेंगे। एक राइटर हुए जय सिंह सूरी, और याद रखना है जहां पर भी ये सूरी देखो, इसका मतलब राइटर जैन है। जैन जो राइटर थे उनके सबके नाम सूरी मिलेंगे। हालांकि फिर आप में से कोई कहेगा फिर सर शेरशाह सूरी, बस भाई रे वो एक अलग है। और वास्तव में जो शेरशाह सूरी है ही नहीं, हमारे हिस्टोरियन ने लिखना शुरू कर दिया, वो सूर था। शेरशाह सूर था, फिर धीरे धीरे नाम सूरी पड़ गया, वैसे हमने बोलना शुरू कर दिया, लिखना शुरू कर दिया। बाकी ये सूरी टाइटल आपको ज्यादातर जैनों के मिलेंगे। और इनकी एक किताब है हमीर मद मर्दन, याद रखना किताब का नाम। ये पूछी हुई बुक है, वापस पूछ लेंगे कोई कि हमीर मद मर्दन नामक पुस्तक किसने लिखी थी, तो जय सिंह सूरी ने लिखी थी। और इस किताब के अंदर उन्होंने बताया कि भाई भूताला में युद्ध हुआ था, और भूताला युद्ध के अंदर कौन जीत गया था। और बात बताऊं, इसमें हमीर इल्तुतमिश के लिए यूज में लिया है। ये वास्तव में शब्द है अमीर। मुस्लिम जो हुआ करते थे उनको अमीर बोला करते थे, उनके अंदर टाइटल हुआ करता था, और अमीर अपने राजस्थानी के अंदर लिखा जाता जाता हमीर हो गया। तो वास्तव में ये लिखता है कि अमीर के मद मतलब घमंड, मर्दन को मतलब तोड़ दिया था। या आप कह दोगे हमीर यहाँ पे इल्तुतमिश है, तो इल्तुतमिश के घमंड को तोड़ दिया था किसने, तो जयत्र सिंह ने। कौन से युद्ध के अंदर, तो भूताला के युद्ध के अंदर। पर जयसिंह सूरी अलग आदमी है। जयसिंह सूरी वास्तव में गुजराती था। बढ़ौंच नाम की जो जगह पड़ती है, वहां पे मुनि सुवर्त मंदिर था, और मुनि सुवर्त का ये पुजारी था। आपने कभी आपने नाम सुना होगा वस्तुपाल तेजपाल, कभी नाम सुने होंगे। अपने देलवाड़ा के अंदर उनके मंदिर बनवाए हुए हैं वहां पे, अपने जो लूण वसई का मंदिर है देलवाड़ा वाले ने, वो उनके बनवाए हुए हैं। तो वास्तव में एक रियासत हुआ करती थी गुजरात में, धोलका, और उस धोलका रियासत का एक राजा था वीर धवल, वीर धवल बघेल। ये बघेल सोलंकी होते हैं। आजकल गुजरात में बाघेला बोलने लगे, किसी ने नाम सुना हो कभी, तो गुजरात के अंदर एक सीएम हुए थे शंकर सिंह बाघेला, नरेंद्र मोदी से पहले बीजेपी के सीएम हुआ करते थे वहां पे। तो ये बघेल बाघेला वो ये सोलंकी वहां के डायनेस्टी थी। और धोलका नाम की जगह, वहां के एक राजा थे वीर धवल। और इस वीर धवल के वो दो मंत्री थे, वस्तुपाल और तेजपाल, दोनों भाई थे। और ये जो जय सिंह सूरी है, ये वस्तुपाल तेजपाल का चेला है। वस्तुपाल तेजपाल ने इसको चंदा वंदा दिया था, इसको कहा एक किताब लिख, और उस किताब में हमारे वाले राजा की तारीफ कर। तो वास्तव में इस युद्ध के अंदर लिखा, इस बुक में तो ऐसे लिखा हुआ है कि जयत्र सिंह और इल्तुतमिश के बीच में युद्ध चल रहा था, इल्तुतमिश युद्ध में जीत रहा था। इतने में किसी ने जाके वहां पे कहा कि वीर धवल आ रहा है, और जैसे वीर धवल का नाम सुना और इल्तुतमिश अमीर की सेना भाग गई, अमीर का घमंड टूट गया था। कुल मिला के वो जो अपने वाला राजा है उसको सर्वश्रेष्ठ स्थापित करवाना चाहता है। पर इसके माध्यम से अपने को पता तो चला कि एक कोई युद्ध हुआ था, उस युद्ध के अंदर ऐसे हार गए थे। पर अपने को फिर एक अभिलेख मिलता है, आगे हम पढ़ेंगे, चीरवा का एक अभिलेख मिलता है, और उन अभिलेखों में साफ साफ लिखा कि जयत्र सिंह खुद जीता था और वीर धवल तो आया ही नहीं था। पर फिर भी किताब के अंदर जानकारियां ऐसी, तो आप थोड़ी सी याद रख लेना कि कौन सी बुक है। तो वो जय सिंह सूरी की बुक है, हमीर मद मर्दन नाम है। हमीर किसको कहा गया, तो इल्तुतमिश को कहा गया। इल्तुतमिश के अंदर फिर जयत्र सिंह का शासनकाल खूब अच्छा माना गया। अपने इतिहासकारों ने इनकी खूब तारीफें की। इनका जो टाइम पीरियड उसके लिए कहा जाता है कि वो जो मिडिवल मेवाड़ था उसका गोल्डन एरा है। कोई पूछे कि किसके शासनकाल को मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णकाल माना जाता है, तो वो जयत्र सिंह का शासनकाल माना जाता है। अपने जो गौरीशंकर हीराचंद ओझा जो हिस्टोरियन हुए, उन्होंने खूब सारी तारीफें की, और उन्होंने कहा है कि उस समय दिल्ली के जो सुल्तान थे, गुलाम वंश के सुल्तान थे, उनके समकालीन कोई राजा था तो जयत्र सिंह था। वो बड़ा बलवान आदमी था, और उसके विरोधियों तक ने उसकी तारीफें की, उसकी बहुत प्रशंसाएं की गई। तो ये अपने जयत्र सिंह वाली बात याद रख लेना कि जयत्र सिंह भूताला के युद्ध में जीतता है, 1227 में युद्ध हुआ था, इल्तुतमिश को रहता है। किताब का नाम याद रखना कि जय सिंह सूरी की किताब है अमीर मद मर्दन। तो ये आज की क्लास अपनी, आज में हमने ये बातें पढ़ी थी। एक थोड़ा सा पीछे मैं बताना भूल गया, वापस बता दूं आपको एक बात और थोड़ी सी।
कि ये देखो, हम एक राजा के बारे में पढ़ रहे थे, अल्लट। अल्लट का मैं एक नाम बताना भूल गया आपको। अपने जो मेवाड़ की ख्यातें हैं उसके अंदर अल्लट का एक नाम और मिलता है। अल्लट का नाम है अल्लू रावल। अब ये नाम कोई पूछ ले, वैसे नहीं कोई क्वेश्चन आना चाहिए, पर फिर भी आपको बुक बुक में देखो और फिर आपको लगेगा ले यार, ये तो अपने को आज की क्लास में बताया नहीं। ये राजस्थान है जी। अपने हर किसी का नाम बिगाड़ के बोलने की आदत होती है। अल्लट बाबड़ा टाबर रहा होगा तो नाम अल्लू रहा होगा, बड़ा हो गया राजा बना तो किसने पूछा रावल कौन बन गया, राजा को रावल बोलते थे। रावल जी कौन बने, रावल जी कौन बने, तो अल्लू बन गया, इसलिए नाम अल्लू रावल मिल जाता। तो आज हमने बेसिकली क्या क्या चीजें पढ़ी। तो हमने सबसे पहले देखा कि मेवाड़ कहाँ कहाँ था, मेवाड़ के पुराने नाम क्या थे, मेवाड़ में वंश कौन सा था, उस वंश की जानकारियां कहाँ से मिलती है। फिर हमने 3 राजा पढ़े हैं बड़े। एक तो बापा रावल पढ़ा है, बापा रावल के हमने नाम पढ़ा, उसकी उपाधियां पढ़ी, उसकी राजधानी पढ़ी, उसके सिक्के पढ़े, उसके विक्ट्री कैंपेन पढ़े। फिर अल्लट के बारे में 2 अभिलेख देखे हमने। एक सारणेश्वर प्रशस्ति जो बताती है कि आहड़ उसकी दूसरी राजधानी थी, आहड़ में उसने वराह का मंदिर बनवाया था और आहड़ में उसके मंत्री रहते थे। इसका मतलब उसने प्रशासनिक व्यवस्था नौकरशाही की स्थापना कर दी थी। और एक उसने आठपुर वाली से याद रखने वाली बात हुआ कि उसने एक हूण राजकुमारी शादी की थी जिसका नाम हरिया देवी था। उसने हर्षपुर नाम का गांव बसाया था। और जैतर सिंह में याद रखने वाली एक बात, भूतला का युद्ध और उसकी वो तारीफें थोड़ी याद कर लेना कि मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल कहा जाता है। जय सिंह सूरी की किताब याद करना, हमीर मदमर्दन। ये भी याद रखना कि यहाँ पे हमीर का मतलब इल्तुतमिश है, कि हमीर मतलब इल्तुतमिश, मद मतलब घमंड, मर्दन मतलब तोड़ दिया, इल्तुतमिश की घमंड को तोड़ दिया। और किसने तोड़ दिया? बुक क्या कहती है? तो बुक कहती है कि गुजरात में धोलका नाम की जगह वहां का राजा था वीर धवल बघेल, उसने आके तोड़ दिया था। वो बात मैंने आपको बताई थी और चीजें आपके नोट्स के अंदर लिखी हुई होगी। धन्यवाद।